तो प्लीज हेल्प मी वंस अगेन धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा ईडीसी गोइंग कैंप। थैंक यू तो पुणे फाइड अप, तैयार हो डायमंड जाने के लिए? अगले 2 साल में सबसे ज्यादा पिंस यहीं से निकलने वाली है, मुझे मालूम है। ओके सो अभी थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बात करने वाले हैं हम लोग। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं विजन की बात करूंगा। अभी आपको पता है एमवे ग्लोबल ने अपने 60 साल पूरे किए थे और उसे सेलिब्रेट किया था यूएस लास वेगस में। पूरे दुनिया के जितने भी डायमंड्स एंड अबव थे उनको इनवाइट किया था और बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा किया, बहुत जगह पे घुमाया एमवे ने हमें। आपके अप्लायंस ने आपको बताया होगा, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा वो सारा एक्सपीरियंस। और वहाँ जाके मस्ती तो बहुत की, खूब घूमे, बट बहुत बड़ा विज़न भी लेके आए हैं। और खाली मैं और मीनाक्षी नहीं, बट जितने भी डायमंड्स एंड अबव वहाँ पे थे वो सब बहुत बड़ा विज़न लेके आए हैं। और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं हमेशा लाइफ में जो आपको बड़ा करने के लिए इंस्पायर कर जाते हैं। तो वहाँ भी ऐसी कुछ 2-3 बातें इस तरह की हुई कि बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला। और स्पेशल के लिए हमारा हेलीकॉप्टर राइड रहा स्पेशल, जब हमें वो लोग हेलीकॉप्टर से लेके गए। दुनिया के एक अजूबों में से एक अजूबा है ग्रैंड कैनियन। लोगों का ड्रीम होता है वहाँ पे जाना और स्पेशल हेलीकॉप्टर से आप जाते हैं। तो मीनाक्षी ने जैसे हम लोग वहाँ ग्रैंड कैनियन के बीच में एक पहाड़ी के चोटी के ऊपर आपको हेलीकॉप्टर उतारता है, कितना स्पेशल फीलिंग है। और वहीं पे आपके लिए पूरा वहाँ स्नैक्स थे, ड्रिंक्स थे, स्पेशल ऐसे लग रहा था कि आप एक पिकनिक स्पॉट पे आ गए हो। और अगर बाहर से देखें तो आप सोच ही नहीं सकते वहाँ पे इतना कुछ अरेंज किया होगा आपके लिए। तो बहुत बढ़िया फोटोग्राफ्स खिंचवाए, बहुत मस्ती की। और मीनाक्षी ने वहाँ बोला था कि ऐसे लग रहा था जैसे पुष्पक विमान से श्री राम जी है ना आए हैं, तो वो वाला फील था एक, क्योंकि वो करोड़ों साल पुराना ग्रैंड कैनियन है। इतना टाइम लगा था उसे बनने में, इरोड हो के वो ऐसा बना था। तो ऐसे लग रहा था कहीं किसी और एरा में चले गए हम लोग। और ऐसी बहुत सी यादें वहाँ पे थी। लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस विजन जो मिला करने का, उसमें से एक इंसिडेंस बताता हूँ। हम लोग जब भी वहाँ कोई बिजनेस मीट होता था या कोई वहाँ आपको पता ही होगा एक बहुत बड़ी सिंगर आई थी वहाँ, हमें तो उतना उनके बारे में नहीं मालूम था। वहाँ पे जब निकल रहे थे हम स्टेडियम से बाहर निकलते थे, जब 4-5 हज़ार डायमंड्स एंड अबव, तो जैसे यहाँ स्टेडियम में लोग बैठे हैं, बाहर निकलेंगे तो बहुत रश होता है। जब आप अंदर आए तब भी रश होता है, तो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं हम लोग। तो वहाँ भी जब टकरा रहे थे एक दूसरे के साथ में, तो मीनाक्षी बोलती थी कि एकदम ध्यान आ जाता था कि जिसके साथ अभी टकराई हूँ वो कोई 15% 9% नहीं है, वो मिनिमम एक डायमंड है। और कई बार तो जिससे टकराते थे वो क्राउन निकलता था, 100 से ज़्यादा क्राउन थे वहाँ पे। तो सोचिए आपकी मिनिमम डायमंड। पर उसमें एक खास चीज़ जो हमें महसूस हुई वो ये हुई कि ये जितने डायमंड्स थे एंड अबव थे, उसमें से लगभग शायद 90% जो थे वो चाइनीज़ थे। उसमें से चाइनीज़ सारे नहीं होंगे, बट कुछ कोरियन थे, कुछ सिंगापुरियन थे, कुछ थाईलैंड के लोग थे, बट हमें तो वो सारे एक जैसे लगते हैं। हमारे गांव में चले जाते हैं ना हम, कई बार तो बचपन में मैं जाता था काफ़ी, तो मेरा कज़न कहता था चल घर में जो भैंस होती थी उसको नहलाने के लिए चलते हैं। तो हमारे यहाँ तालाब होता है, उस पर जाते थे और कहता था थोड़ा ध्यान रखना, ये मैं 5 मिनट बाद वापस आता हूँ, तो अपनी भैंस का ध्यान रखना कहाँ पे है। तो थोड़ी देर तो मुझे ध्यान रहता था, लेकिन बाद में वो गुम हो जाती थी बाकी भैंसों में, और वो थोड़ी देर बाद आता था और पहचान लेता था कि वो वाली हमारी है। वही कुछ हाल था वहाँ। पर वह सब डायमंड एंड अबव थे भाई। एक हमारे हरियाणा के और डायमंड थे, वो मुझे मिल गए रास्ते में तो वहीं पे, तो बोले कि राणा यार सारे चारों तरफ ना या तो चिंगी मिंगी दिखते हैं। मैंने उनको एक बात बोली थी, वो तब तक विजन ले चुके थे बड़ा। मैंने उनको बोला जस्ट वेट फॉर A70। A70 में तुम्हें यहाँ पे चारों ओर संता बनता, रुंडे खुंडे और चंगू मंगू दिखने वाले हैं, ये गारंटी की बात है।
और मुझे पता है आप में से बहुत से लोग वहाँ पे होंगे A70 में एज अ डायमंड एंड अबव, और उससे भी शायद बहुत बड़ी बड़ी पिन्स पे होंगे। तो इतना बड़ा विजन लिया हम लोगों ने और ये सोच लिया कि यार इतने बड़ी 130 करोड़ लोग हैं हम लोग, ड्रीमर हैं, वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है हम लोग, सारी दुनिया की नज़रें हम पे हैं, सबसे बड़ा कंज्यूमर्स का मार्केट है ये, सब MNCs हिंदुस्तान के में हैं, तो क्यों नहीं फिर हम लोग ही डिसाइड करके यूनाइटेड होकर एक ही दिशा में अगर लगातार काम करने लग जाएं तो अगले 5 साल में हम इस बिजनेस को इतना बड़ा कर देंगे कि यह ग्लोबल में नंबर 1 पहुंच सकता है दोस्त। बट बिना यूनिटी के, बिना एक डिसीजन के ये नहीं हो पाएगा। हम सब मिलके इकट्ठा होकर अगर एक दिशा में सोचेंगे और फोर्स जब एक ही तरफ लगेगी और खाली पॉजिटिव सोच के साथ में जब काम करेंगे, ब्लेमिंग एटीट्यूड में ना रहें, बाहर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक राइट माइंडसेट के साथ, एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ अगर हम सब मिलकर काम करें, ये पॉसिबल है। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो चाहिए लीडरशिप। अब लीडरशिप के लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम ताकते हैं अपनी अप्लायंस की तरफ, या हम सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर पिन लेवल के आने के बाद मुझे लीडरशिप लेवल आता है मेरे अंदर, बट ऐसा नहीं है। लीडरशिप आपकी टीम में एक आदमी है तो भी आप लीडर हैं, आप अकेले हैं तो भी लीडर हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी लीडर हैं, क्योंकि आज ये घर भी अच्छी तरह से चलता है तो ये लीडर के कारण चलता है। और कहीं मैं पढ़ रहा था कि एवरीथिंग राइज एंड फॉल ड्यू टू लीडरशिप, कोई भी चीज गिरती और उठती है तो लीडरशिप के कारण गिरती है उठती है। एग्री करते हैं आप? आज एक देश अगर आगे बढ़ रहा है तो एक लीडर के कारण बढ़ रहा है। आज कोई कंपनी डूबती है या बड़ी होती है तो एक लीडर के कारण होती है। एक परिवार भी एक लीडर के कारण ऊपर नीचे जाता है, तो एक बिजनेस भी और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी वो एक लीडर के कारण ऊपर या नीचे जाता है। उसमें बाहर के किसी फैक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट लीडर के अंदर सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो मुझे समझ में आती है, जो हमारा टॉपिक भी है, या लीडर शुड बी इफेक्टिव। अब लीडर है तो इफेक्टिव होना चाहिए, होगा ही, बट यहां पे समझते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं आधा एक घंटा, जो प्रैक्टिकली हमें समझ में आया इस बिजनेस को करते हुए कि एक लीडर जो है इफेक्टिव कैसे हो सकता है। आप में से बहुत से लोग जब लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग खाली इसको प्रोडक्ट्स लेने के लिए इस बिजनेस में आ जाते हैं और कुछ लोग इस बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं। जो लोग इसमें खाली प्रोडक्ट्स लेने के लिए आते हैं, मतलब कि जस्ट उनको पीसी की तरह से रजिस्टर हुए, या बहुत बड़ा विजन नहीं है बट छोटा सा उन्होंने सोचा कि ठीक है कुछ पीसी मैं प्रोडक्ट को सेल कर लूंगा, तो वो जस्ट साइन अप कर लेते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट दिए, साइन अप किया, एक नंबर लिया, तो वहां पे उनको शायद मेंटरशिप की जरूरत नहीं है। और हमें इस बिजनेस में अच्छा भी यही लगा था कि बाकी लाइफ में कहीं भी एक मेंटोर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ऑफिस में कोई होता है आपका कलीग, आपका सीनियर जो आपको मेंटर करता है जस्ट उन घंटों में और उस दायरे में, खाली ऑफिस के दायरे में, और जो आपका ड्यूटी है उसके लिए। लेकिन लाइफ की बाकी भी बहुत सी फील्ड हैं जहां पे आपको एक मेंटर की जरूरत होती है, और अगर सक्सेसफुल होना है तो बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको मेंटर चाहिए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो किसी को एक चाय की छोटी सी दुकान खोलनी है तो उसको शायद एक मेंटर नहीं चाहिए है, लेकिन अगर कोई एक टी की फैक्ट्री लगाना चाहता है, चाय का बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स करना चाहता है, चाय के बिजनेस में अपना नाम कमाना चाहता है, तो उसको मेंटर चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? तो मेंटर चाहिए होगा। तो इस बिजनेस में भी अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको एक मेंटर चाहिए है, और ऐसे ही आप भी मेंटर बनेंगे आने वाले समय में अपनी टीम के लिए। तो जो इफेक्टिव लीडरशिप की मैं बात कर रहा था, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। कई बार हम दवाई लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं, तो वो जब दवाई खाते हैं तो कहते हैं बड़ी इफेक्टिव थी है, बोलते हैं ऐसा, बड़ा इफेक्टिव थी है मेडिसिन। कई बार एसी में बैठे होते हैं तो अभी बोलते हैं कि बड़ा इफेक्टिव है एसी, बोलते हैं है ना, कूलिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो दवाई कब इफेक्टिव है? वो तब इफेक्टिव है जब उसमें जो लिखा हुआ है वो काम कर लेती, जिस काम के लिए आपने लिया था वो काम वो कर देती तो इफेक्टिव हो जाती है। एसी का काम क्या है? ठंडा करना, तो एसी अगर ठंडा कर रहा है तो वो इफेक्टिव है। ऐसे ही लीडर का काम क्या है? देखिए यहां पे लीडर और मैनेजर में फर्क है, बस ये समझना पड़ेगा आपको। मैनेजर मैनेज करता रहता है लेकिन वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, लेकिन ये बिजनेस तो बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। तो यहां पे जो लीडर है उसका मेन काम है लीड करना। अभी लीड करना का मतलब मैनेजर की तरह से लीड करना नहीं होता, लीडर का मतलब होता है लीड बाय एग्जांपल। अब वो सब जो आज तक बोला गया है वो सब करके दिखाते हैं तो आप लीडर हैं।
इफेक्टिवनेस तब होगी जब आपके लिए जो सोचा गया है या जो आपने कहा है, दवाई ने जो कहा था वो किया, एसी से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो की उसने, तो वो इफेक्टिव हुआ। ऐसे ही जो लीडर से एक्सपेक्टेशंस हैं वो हैं जो उसने कहा, जो सिखाया, वो सब उसने किया। ये एक प्रोडक्ट रिटेल से लेकर, एक ज्वाइनिंग से लेकर, फंक्शन में, ओपन मीटिंग में अपने साथ गेस्ट लाने से लेकर, पिन चेंज से लेकर, हर चीज जो है वो लोगों को तब समझ में आएगी जब आप ये सब काम खुद कर रहे होंगे, खाली सिखाने से नहीं होगा। आप एग्री करते हैं? तो लीडर के 3 मेजर काम हैं अगर आपको इफेक्टिव होना है तो। मुझे पहले लगता था कि लीडर के 2 काम हैं, एक है पहला लोगों को मोटिवेट करना और दूसरा है लोगों को एजुकेट करना। यह काम हमने काफी टाइम किया लेकिन बहुत बड़ी सक्सेस नहीं आ रही थी। लेकिन बहुत बड़ी सक्सेस लेने के लिए क्या करना है ये मुझे समझ में आया। एक तीसरी चीज और है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, जो अक्सर मैंने अपनी टीम में देखा और खुद को देखा, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं। और दूसरा, ये चीजें जो हम आप बताने वाले हैं, बता रहे हैं, अगर उनको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और डिफरेंट है जो आज तक आपने सुना था या किया था, तो आप जरूर अपनी अपलाइन, जो ग्रोइंग अपलाइन है या जिनके साथ आप काउंसलिंग में, उनसे चेक करें, तब उसको इंप्लीमेंट करें। वैसे बहुत कुछ डिफरेंट बात नहीं करने वाले हैं और हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप के ऊपर बहुत बुक्स हैं, बहुत सी भाषण हो सकते हैं, बहुत टाइम जा सकता है, लेकिन हम बात करें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जो तीसरा काम है लीडर का, तो पहला क्या था? मोटिवेट, दूसरा एजुकेट और तीसरा है एक्टिवेट। एक्टिवेट मतलब एंगेज। तो हम ये 2 काम तो पहले करते थे, मोटिवेट करते थे लोगों को, एजुकेट करते थे, लेकिन हम लोगों को एक्टिवेट नहीं कर पाते थे। उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे डिटेल में हम। पर ये मोटिवेट के बारे में भी बात कर लेता हूं। मोटिवेट, खाली मोटिवेट करना किस तरह से करता हूं मैं और मीनाक्षी, वो आपसे बात करें। अगर नए शख्स को बिजनेस में जब लेके आते हैं, जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, वो जब कई बार थोड़ा सा ग्रो होने के बाद दोबारा से वो नए की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो भी उसे मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन इन सबको अलग तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है। तो जब आपके टीम में कोई ज्वाइन होता है तो उसको सिंपल सा तरीका है, उसके ड्रीम निकालते हैं हम लोग। तो उसका ड्रीम निकालने का एक ही तरीका है, मैं हमेशा बोलता हूं कि हम अपने ड्रीम्स बता दें, सामने वाले के ड्रीम्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि आप अपने ड्रीम लिख के रखना, और लोगों को नहीं पता होता कि उनके ड्रीम क्या है, सपने क्या हैं। और जितना ज्यादा लाइफ में वो आगे बढ़ चुका होता है, उतना ही उसके ड्रीम्स अपने धुंधले होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसका बहुत बड़ा सिंपल सा तरीका, आप अपने सपने बताना स्टार्ट कर दें। और दूसरा, अब इससे ये तो पता लगा उसे कि सपने क्या है, लेकिन उसको अब ये भी पता लगना चाहिए कि ये सपने इस बिजनेस से पूरे होते हैं। तो आप फिर क्या करें, आप अपने अपलाइन डायमंड या जो भी आपकी अपलाइन हैं, जो ट्रिप्स लगा रही है, जिसने अपने शायद गाड़ियां बदली हैं, घर बदले इस बिजनेस के थ्रू, आप उनके लाइफस्टाइल के बारे में दिखा सकते हैं कि देखिए ये सपने मेरे हैं और ये इन्होंने अचीव किए हैं। तो अब उसको क्या होगा, उसका सपना विजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसको विश्वास हो गया उस सपने के ऊपर जो आपने उसको दिखाया था। लेकिन ये इनिशियल स्टार्ट है। एक गाड़ी के लिए, ट्रिप के लिए लोग बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करते हैं, जो हमने पाया इतने टाइम के अंदर। तो लोग बड़ा बिजनेस क्यों करते हैं? मुझसे कई बार लोग मिलते हैं जिनसे मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, मेरे पुराने कलीग्स हैं, कई बार वो मिलते हैं, मेरा कोई रिलेटिव मिलता है। इस बिजनेस में भी कुछ लीडर्स मिलते हैं और बोलते हैं कि आपको सबसे बड़ा इस बिजनेस में क्या मिला, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि ठीक है, ये गाड़ी मिली, ये सब मिला, बट और आप लोगों में मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे इस बिजनेस का पता क्या है? हमें लाइफ की क्लैरिटी हो गई है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। आज हम ना कंफ्यूज नहीं है, ना मुझे कोई कंफ्यूज कर सकता है आज लाइफ के बारे में। लाइफ मतलब लाइफ के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं? रिलेशनशिप के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में आज इतनी ज्यादा क्लैरिटी है, थैंक्स टू दिस सिस्टम एंड थैंक्स टू आवर मेंटर्स, कि हमें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। और दुनिया में आज दिक्कत पता है क्या लोगों को? लोग कंफ्यूज हैं, रिलेशनशिप्स नहीं उनको समझ में आती हैं, हाउ टू बिहेव, व्हाट टू एक्सपेक्ट। लोगों को फाइनेंसिस का नहीं समझ में आता है, कितना इन्वेस्ट, कब इन्वेस्ट, कैसा करना चाहिए, कहां खर्चा करना चाहिए, लोगों को नहीं मालूम है, फंसे हुए हैं। स्पिरिचुअल लाइफ की तो बात ही छोड़िए, सोशल लाइफ की तो बात ही छोड़िए। उनको लगता है बस वही, अब आप फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, तो यू आर सोशल। कंफ्यूज हैं लोग। बट थैंक्स गॉड, धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा की सबसे बड़ी अचीवमेंट इस बिजनेस की है कि आज हमें क्लैरिटी है लाइफ की। और जब कंफ्यूजन हट जाते हैं तो आप बहुत पीस महसूस करते हैं। तो आज बहुत पीस है हमें।
तो लोगों को पहले वो क्लैरिटी करवाने की कोशिश करता हूं मैं, और फिर क्लैरिटी अबाउट द बिजनेस। अब लाइफ की तो क्लैरिटी हो जाती है, लेकिन कई बार हमें इस बिजनेस की क्लैरिटी नहीं होती है एक अच्छे लेवल पे आने के बाद भी। तो एक इफेक्टिव लीडर का काम क्या है, पहले अपनी क्लैरिटी करे और उसके बाद अपने टीम में लोगों को क्लैरिटी करे अबाउट लाइफ एंड अबाउट बिजनेस। नहीं तो फिर वो ये कंपनी आई तो उधर सोचना लगा, और जो सोचा था वो नहीं हो रहा तो सोचने लगा। आपके आसपास में, आपके एरिया में, आपके सिटी से किसी ने बिजनेस छोड़ के दूसरे कंपनी में चला गया तो हम कंफ्यूज हो गए। ये जितने सक्सेसफुल लीडर्स हैं ना सर, इन सब के साथ वो सब हुआ है जो आपके साथ हो रहा है या होने वाला है। बट डिफरेंस ये है कि ये लीडर्स इसलिए ग्रो कर रहे हैं कि ये कंफ्यूज नहीं होते, इनको क्लैरिटी है, इनको फर्क नहीं पड़ता है बाहर क्या हो रहा है, दूसरा कोई क्या कर रहा है। तो ये क्लैरिटी, जैसे मैं अभी, हम एक हाउस मीटिंग कर रहे थे और वहां पे एक कपल आया, हमने उससे पूछा कि आपको कितने दिन हो गए बिजनेस में, तो बोलता है कि लगभग 1 महीना हो गया है। हमने कहा 1 महीना हो गया, वेरी गुड। तो उसकी जो अपलाइन जिसने बुलाया हुआ था उसे अपने घर पे, तो हाउस मीटिंग कम पेस टाइप थी वो, छोटी सी, हमारी नई लेग की डेप्थ में हम लोग काम कर रहे थे वहां। और तो बोला कि आज इनको बुलाया कि कॉलिंग कैसे करनी है, और इनको कई बार बोला है कि कॉलिंग करो, ये कर नहीं रहे हैं। तो मैंने ये प्लान खुद दिखाते हैं, बोला नहीं प्लान भी नहीं दिखाते, अभी कॉलिंग ही नहीं आती तो प्लान कैसे दिखाएंगे। तो बोला मैंने कहा इसे आपने सिखाने की कोशिश की, बोला बहुत बार सिखाने की कोशिश की, सीखते नहीं है। मैंने कहा ठीक है, एक बार आप इसे बंद करें। और मैंने उस शख्स से सीधा पूछा कितने टाइम से जॉब करते हो, बोला मुझे 5-6 साल हो गए हैं। ओके, शादी को, बोला शादी को 3 साल हुए हैं। तो वाइफ क्या करती है, वो गवर्नमेंट जॉब में है। ग्रेट, क्या सोचा आगे के लिए लाइफ में, बोला वही है कि दोनों जॉब करेंगे, साथ से बिजनेस भी करेंगे और बाद में लाइफ को एंजॉय करेंगे। मैंने कब करेंगे एंजॉय, मेरा आपसे भी ये सवाल है। लाइफ को एंजॉय करने का बेस्ट एज कौन सा होता है दोस्त? हाँ जी बताएंगे, बेस्ट एज कौन सा है लाइफ को एंजॉय करने का? और ये क्लैरिटी मैं सबसे करवाता हूं अपने टीम में। हेलो, बचपन से लेकर कॉलेज टाइम, हाँ या ना? ओके। और अगर कॉलेज टाइम की बात करें, वो टाइम तो चला गया आप में से मैक्सिमम लोगों का, तो उसके बाद कौन सा पीरियड होता है सर? कौन सा पीरियड होता है जो जब मैक्सिमम एंजॉय कर सकता है आदमी? 20 साल से 40-45 साल, हाँ या ना? राइट। मैं 45, आजकल 50 भी बोल देता हूं। मैंने कहा यार अपनी भी एज वहां पे जा रही है तो थोड़ा लंबा बोल दो। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो एंजॉय करते हैं, काफी साल हो गए और आगे बहुत बहुत लंबे टाइम तक एंजॉय करने वाले हैं। कर तो यही पीरियड है जब आप एंजॉय कर सकते हैं मैक्सिमम, हाँ या ना? और मैक्सिमम लोगों से जब हम बात करते हैं वो इसी पीरियड में होते हैं। मैं उससे पूछा अच्छा कमाने का सबसे बड़ा टाइम कौन सा है? सेम पीरियड है कमाने का भी और लाइफ को एंजॉय करने का भी। बट हम लोग क्या सोचते हैं कि हम एंजॉय तब करेंगे जब हम पहले मेहनत कर लेते हैं, जॉब में या अपने बिजनेस में मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, उसके बाद फिर हम एंजॉय करने वाले हैं। यही क्लैरिटी नहीं कि एंजॉय करेंगे कब, जब ना दांत रहेंगे ना हाथ रहेंगे तो आप एंजॉय कैसे कर सकते हो? -20 डिग्री टेम्परेचर के अंदर मैं और मीनाक्षी जब स्विट्जरलैंड में थे, दोनों हाथ में हाथ डाल के और एक दूसरे के ऊपर हम गोले बना के बर्फ के फेंक रहे थे। भाई साहब 60 साल की उम्र में ऐसा नहीं हो पाएगा। 60 साल की उम्र में आप स्विट्जरलैंड जा सकते हो, लेकिन होटल के कमरे में होंगे, बंद कमरे में, और बंद कमरे में भी वो नहीं कर पाओगे जो बंद कमरे में किया जाना चाहिए था। तो वो एंजॉयमेंट ठीक है, आप जाओगे एंजॉय करोगे, बट वो एंजॉयमेंट नहीं है यार। हेलो, घुटने काम ना कर रहे हो, दुनिया भर की बीमारियां लगी हो तो आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में यही है कि अगले 5-7 साल के अंदर आप मेहनत करके आप ऐसे लेवल पे पहुंचे कि आपको एक बढ़िया इनकम आ रहा हो और एक स्टेबल इनकम आ रहा हो, तो आप उसके बाद लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और उससे मैं ये पूछा फिर कि ठीक है तुमने जो एंजॉय का सोचा है, बट आप एंजॉय कहते किसे हैं? तो वो अपने ड्रीम्स कुछ बताने लगा, और तो उसे क्लैरिटी करने की कोशिश की कि ये सब कुछ तुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा जो तू कर रहा है, लेकिन उस समय मिलेगा जब शायद तुझे उनका मैक्सिमम रस निकाल नहीं सकते हो, जब उसको मैक्सिमम एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो एक लीडर का काम है लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर करना, उनको क्लियर करना कि क्या मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। अगला काम मैं क्या करता हूं, जो भी नया ज्वाइन होता है, जो बिजनेस के लिए ज्वाइन होता है, सीरियस है, उसकी 3 प्लानिंग करते हैं हम लोग। मे भी पहली या दूसरी मीटिंग के बाद जब थोड़ा सा वो कुछ अपने ऐसे लक्षण दिखाता है क्या वो बिजनेस के लिए सीरियस है, तो उसकी प्लानिंग करते हैं इस महीने की, इस साल की, बट जैसे इस साल ये तो अगस्त है अभी, तो इस साल की तो हम नहीं कर पाते हैं, तो अगले साल की और नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स की। तो ये 3 प्लानिंग करता हूं, आधा पौना 1 घंटा लग सकता है इस प्लानिंग में उसके साथ में, बट ये पूरी प्लानिंग करते हैं उसके साथ।
फिर उसे बता दूं कि इस साल इस महीने तुम 9% जा सकते हो, 11% जा सकते हो, राइट, या 6% जा सकते हो। ये 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास में। और ये खाली गोल नहीं दे रहे हैं, खाली गोल देने से काम भी नहीं चलता, उसका प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कैसे करते हैं? आपको पता है इस बिजनेस में लोग बहुत बिजी रहते हैं, सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं, बट ये बिजी होने से बिजनेस चलता है कि प्रोडक्टिव होने से चलता है? ये बिजनेस प्रोडक्टिव होने से चलता है, बिजी होने से नहीं चलता है। बोलता है जी मैं तो सवेरे से रात तक बिजनेस के लिए बिजी रहता हूं। लोग बिजनेस को डिस्कशन ज्यादा करते हैं, लोग बिजनेस को सोचते ज्यादा है, एनालाइज ज्यादा करते हैं, बट काम कम करते हैं। हाँ या ना? बोला मैं आज ऑफिस से निकला शाम को, तो फिर एडीसी गया, मैंने वहां से कोई प्रोडक्ट्स लिए, फिर मैं कस्टमर को डिलीवर करने चला गया। रात को हमने ज्वाइनिंग थी, कुछ ज्वाइनिंग डाली, और सारी टीम की ना ज्वाइनिंग मैं ही डालता हूं। ज्वाइनिंग टीम के प्रोडक्ट्स भी मैं ही लेने जाता हूं। ये बिजी है कि प्रोडक्टिव है? हेलो, बिजी है। तो बिजी बहुत रहते हैं, तो आपको ये क्लैरिटी करनी पड़ेगी उसे उस टाइम, प्लानिंग के टाइम पे, कि बिजी नहीं रहना है, प्रोडक्टिव होना है। और फिर आप उसका प्लान करते हैं। अच्छा, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी किससे आती है? किससे आती है प्रोडक्टिविटी? सिंपल यार, प्लान से। आप प्लान दिखाते हैं तो प्रोडक्टिविटी होता है, ज्वाइन करता है आदमी, हाँ या ना? तो प्रोडक्टिविटी आती है प्लान से। तो उसको समझाता हूं कि प्रोडक्टिविटी या एक्टिविटी इस बिजनेस में एक ही है, शो द प्लान। चाहे आप वो प्रोडक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं या आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एसटीपी से कनेक्ट होता है योर प्रोडक्टिविटी। अगेन ये एवरेज मैंने निकाली है, लगभग 1 साल में, है ना, अपने टीम में चीजें कैलकुलेट की और मालूम पड़ा कि एक प्लान दिखाते हैं तो लगभग 20 पीवी के आसपास निकलता है। अगेन ये आपकी एवरेज, आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, बट यहाँ से 4-5 साल पहले शायद हमने निकाला था और आज तक हम इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। मतलब क्या है कि हर प्लान में पीवी निकलेगा? नहीं, किसी पीवी में ज्यादा निकलेगा, किसी में कम निकलेगा, लेकिन एवरेज जो है, लॉ ऑफ एवरेज जो है, एक एक्टिविटी का लगभग 20 पीवी आता है। तो मान लो अगर वो 9% जाना जाता है, और आज के हिसाब से अभी जो पीवी स्ट्रक्चर है वो कितना है? 500 पीवी। तो 500 पीवी के लिए कितनी एक्टिविटी करनी है? 25। तो कहता हूं 25 प्लान दिखाएगा तो 500 पीवी हो सकता है। तो महीने के बाद ना वो ये कभी नहीं कहता है कि मैं 9% क्यों नहीं हुआ। हम कहते हैं अपनी नंबर ऑफ एक्टिविटी गिन बस। तो इसलिए एक एक्टिविटी रजिस्टर बना के देते हैं उसे। देखिए, लोगों को बोलने से आप इफेक्टिव लीडर नहीं होते हैं, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो अपने पास वो रजिस्टर भी रखने पड़ेंगे। जब नया बंदा ज्वाइन होता है तो आपको देना पड़ेगा वो रजिस्टर भी उसे, वो रजिस्टर बनाना भी अपने सामने पड़ेगा आपको। तो ऐसे करके उसकी एक प्लानिंग करते हैं। फिर फंक्शन नंबर्स, एसओपी नंबर्स, राइट, लीडर्स नंबर्स, डुप्लीकेटर नंबर, वो सारा पहले दिन, अभी नया है तो ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्टिविटी जरूर बता देते हैं उसे। और फिर उसका प्लान बनाते हैं अगले साल का, कि अगले साल तुम अगर मेहनत करोगे तो प्लैटिनम भी जा सकते हो, 15% भी रह सकते हो, स्टार 15, राइट, उसमें भी अच्छा पैसा, और कोर प्लस के बाद तो और बढ़िया पैसा अगर राइट स्ट्रक्चर के साथ करेंगे। तो उसका पूरा प्लानिंग करते हैं फिर अगले साल का। फिर दूसरा साल अगर इस साल प्लैटिनम नहीं गए तो अगले साल प्लैटिनम जा सकते हो, उससे अगले साल फाउंडर प्लैटिनम, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ एमरल्ड इन 5 years, राइट। बट ये तुम्हारे हाथ में है। तो पूरा प्लानिंग उसके साथ में करते हैं। और फिर कहते हैं कि ये तुम्हारे पे डिपेंड करेगा, तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड करेगा। आप 3 साल में भी जा सकते हैं, 5 साल में भी, और 50 साल भी लग सकते हैं। आपको क्लैरिटी करनी है, बिजनेस की भी साफ बताना है उसे। पता है, लोग कई बार इस बिजनेस में खाली डाउनलाइन की गलती नहीं होती है, हम रोंग एक्सपेक्टेशंस देते हैं। रोंग एक्सपेक्टेशन पता क्या होता है? रोंग एक्सपेक्टेशन है कि खाली इसके रिवार्ड हम बता देते हैं लोगों को, वो क्लैरिटी कर देते हैं, लेकिन तुझे करना क्या है हम वो क्लैरिटी नहीं करते हैं कई बार उसे। तो अच्छा है, सूनर द बेटर। जितना शुरू में आप उसकी क्लैरिटी कर देंगे इस बारे में, जितना आप साफ उसका प्लानिंग कर देंगे, उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है वो बता देंगे, तो उसके लिए भी आसान है और सही है उसके लिए। तो रोंग एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी उसे। हेलो, आ रहा है समझ में? कुछ थोड़ा सा सीरियस है। ओके, तो आपने इस तरह से किया, और तो ऐसा उसका। अच्छा, अब मैं उसे बताता हूँ, ये 5वें साल जो तो एमरल्ड जा रहा है, ये तब जाएगा। अच्छा, ये टोटल इनकम कितनी आ जाती है आपको क्या लगता है? अगर शख्स 5 साल में इस तरह से ग्रो करता हो जाता है एमरल्ड तक, तो 5 साल में कितनी इनकम आएगी लगभग? तो हम एग्जैक्ट तो हम यहां बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर पे अलग अलग डिपेंड करेगा, लेकिन मैं उसे बता दूं लगभग 50-1 लाख रुपए की तेरी टोटल इनकम आएगी, शायद लगभग 50 लाख रुपया। अच्छा, मुझे बताओ, पूना में 50 लाख रुपए अगले 5 साल में पार्ट टाइम में बिना अपने इनकम सोर्स को डिस्टर्ब किए आ जाए तो बढ़िया है। अच्छा, 10-12 लोगों के लिए अच्छा है, सबके लिए है, राइट। ओके, तो अब उसको मैं बताता हूं, लेकिन ये आएगा कैसे? ये तब आएगा जब तुम एमरल्ड जाएगा। अच्छा, ये एमरल्ड कब जाएगा? अगर तू उससे पहले साल
फाउंड प्लेटिनम या सफायर जाएगा। ये कब जाएगा? जब उससे साल तू पहले प्लेटिनम जाएगा। प्लेटिनम कब जाएगा? तू स्टार 15 जाएगा। ये स्टार 15 कब जाएगा? जब इस महीने तू 9% जाएगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उस 50 लाख के लिए? इस महीने वो 9%। दोस्तों आपके लिए भी अगले महीने कोर प्लस स्टार्ट हो रहा है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? वो कोर प्लस या अगले साल की प्लानिंग नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बचे हुए दिनों में, इस महीने में आप क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जब युद्ध होता है ना तो तैयारी नहीं होती है, युद्ध हमेशा तैयारी युद्ध होने से पहले की जाती है, राइट? तो युद्ध के टाइम पे तैयारी नहीं होती कभी भी, तो पहले करना है। तो उसको पूरा ये प्लानिंग किया और इस महीने पे फोकस कर देते हैं। सो ये हुआ पहला चीज, मोटिवेशन। सेकंड जो है एजुकेशन, एजुकेट। पता है लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का पहला प्रिंसिपल है डुप्लीकेट, है ना, डुप्लीकेशन। तो राइट, बट डुप्लीकेशन भी राइट डुप्लीकेशन, खाली डुप्लीकेशन से कुछ नहीं होता। राइट डुप्लीकेशन इफेक्टिव होगा। डुप्लीकेशन इफेक्टिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो राइट डुप्लीकेशन करना है और राइट टाइम पे करना है। किस समय पे कौन सा डुप्लीकेशन करना है वो भी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप नया आदमी जब आता है बिजनेस में तो उसको सबसे पहले क्या डुप्लीकेट करते हैं? आप क्या सिखाते हैं? हाँ जी, प्लान सिखाते हैं, है ना, प्लान कैसे दिखाना है। ओके, और कुछ इसके अलावा कुछ करते हैं? प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। वंडरफुल, राइट, बहुत बढ़िया है। मैं क्या करता हूं, अच्छा आपने प्लान सिखाया, पहले मैं भी ऐसे ही करता था, लोगों को पहले प्लान डुप्लीकेट करता था, डेमो डुप्लीकेट करता था। लेकिन ये बताइए कि नया आदमी जब आता है प्लान वो दिखाता है कि आप दिखाते हैं? हम दिखाते हैं। जब हम दिखाते हैं तो उसको अभी डुप्लीकेट करने की जरूरत क्या है आपको? जब प्लान ही मुझे दिखाना है। अच्छा आप ये प्लान कितने महीने दिखाते हैं उसके लिए? मैं और मीनाक्षी 2 प्लान दिखाते हैं खाली, एक के लिए। दूसरे प्लान को दिखाते हो तो उसको बता देते हैं हमारा लास्ट प्लान है तेरे लिए, अगला प्लान हम तेरे से देखेंगे, मतलब तेरे को डुप्लीकेट कर देंगे और तुम दिखाओगे, मैं साथ बैठूंगा तेरे। बट उसका एक्सपेक्टेशन राइट सेट कर देते हैं उसी समय जब दूसरा प्लान दिखा रहे हैं, तो उसका दिमाग में रहता है। अच्छा जब तीसरा प्लान दिखाने जाते हैं तो क्या बोलता है वहां पे? सर आज और दिखा दो ना, कहता है ऐसा। लेकिन अब अगेन आपकी लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप तब है जब आप उसको, वो घबराए ना और आप बोले, वो प्रोस्पेक्ट बैठा होता है ना, वो कोई भी हो, चाहे उसका कॉल कांटेक्ट हो, जान पहचान का, हम ये कहते हैं अरे तो अपने ही है यार, उसमें क्या कुछ गलत भी दिखाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है? हाँ जी अपनी घर की बात है तो कोई बात नहीं। तो ये बंदा खुश हो जाता है। आपका जो एबीओ है वो प्लान दिखाता है, वहां पे आप जो थोड़ा बहुत करेक्शन करना कर सकते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मीनाक्षी ने पहले सेशन में बोला था कि जो प्लान दिखा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो प्लान देख रहा है उससे फर्क पड़ता है। गॉड का प्लान अगर उसके लिए है तो हो जाएगा। तो आप ओके, सो हम डुप्लीकेट क्या करते हैं सबसे पहले? अच्छा प्लान देखने के लिए बंदों को आना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट आएगा तभी तो प्लान देखेगा। और लोगों के साथ अक्सर क्या होता है, लोगों को जब कॉल करते हैं लोग आते नहीं है क्योंकि वो सही से कॉलिंग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? तो हमें ये समझ में आया कि सबसे पहले कॉलिंग सिखाना चाहिए। तो हम लोगों को सबसे पहले कॉलिंग सिखाते हैं और जिस दिन वो ज्वाइन होता है उसी दिन कोशिश करते हैं सिंपल सी 2-3 कॉलिंग्स उसको बता दें हम लोग, सिंपल वाली, कि घर पे एक यार चाय पार्टी है, आ जाओ इकट्ठा मिलकर चाय पियेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। इतना सिंपल सा। अभी वो करेगा अपनी वैसे सामने वाला पूछेगा हिंट दे दे कुछ, है ना, फिर भी कुछ खास है क्या, आपको तैयार करना पड़ेगा इसके लिए भी कि वो क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो आपको पता है 4-5 क्वेश्चन है, पेपर पहले ही आउट है, पेपर सेट भी आपने किया हुआ है, तो जिसने पेपर सेट किया उसको आंसर भी आते हैं, तो आप उसको आंसर पहले ही बता दीजिए कि ये पूछेगा तो क्या करना है। तो पहला डुप्लीकेशन हम ये करते हैं कॉलिंग, सेकंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और तीसरा करते हैं प्लान का और डेमो का। तो वो सारा डुप्लीकेशन किया और चौथा जो है उसके बाद उसको प्रोडक्ट्स के बारे में धीरे धीरे, फिर उसको क्लोजिंग सिखाते हैं। फिर अगर उसकी लिस्ट मुझे लग रहा है कि कम है या खत्म होने वाली तो फिर उसको कॉल कांटेक्ट की ट्रेनिंग देते हैं। और कॉल कांटेक्ट की ट्रेनिंग आप पेस में नहीं दे सकते हैं, उसको मार्केट में लेके, इफेक्टिव कब होगा जब मार्केट में लेके आप जाएंगे, वहां पे करके दिखाते हैं जब कॉल कांटेक्ट। और इसके बाद नेक्स्ट सिखाते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स में भी जो आजकल कुछ बीमारियां हैं तो थोड़ा सा हेल्थ चैलेंजेस जो हैं उनके बारे में सिखा देते हैं। फूड पिरामिड बताते हैं, फ्री रेडिकल बताते हैं, डायबिटीज के बारे में बताते हैं, ज्वाइंट पेन्स, बोन हेल्थ, बीपी, हार्ट, थोड़ा सा इसकी जानकारी देते हैं। 10-10, 15-15 मिनट के मॉड्यूल हैं जो उसे सिखाते हैं हम लोग। और हाँ, ऐसा नहीं कि अब कई बार गड़बड़ क्या करते हैं कि उनके प्रिंट हाउस उसका अच्छा सा स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है और वो लोगों को पकड़ा देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। आपको वो सब कुछ वर्बली उसके साथ टाइम लगा के आपको सिखाना पड़ेगा, तब इफेक्टिव होगा, नहीं तो इफेक्टिव नहीं होगा वो। तो क्या खाली इतना डुप्लीकेशन से काम चल जाता है? ये डुप्लीकेशन से काम चल जाएगा जो नया शख्स है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं तो हम लोगों ने एक ट्रेनिंग रखा हुआ है जो 9% के लिए है, 9% अबव के लिए है। वो फुल डे का ट्रेनिंग होता है और हर महीने चलता है हमारा वो। हर महीने हर एमरल्ड की टीम के अंदर फुल डे का एक ट्रेनिंग होता है लगभग 7-8 घंटे का, जो खाली 9% अबव के लिए है।
फिर अब क्या, अब जो स्टार 15 है उसके लिए भी सेम ट्रेनिंग है क्या? नहीं, वो प्लेटिनम जाना चाह रहा है अब, तो उसके लिए हमारी अलग ट्रेनिंग है। हम तो उसको GPTY कहते हैं, गो प्लेटिनम दिस ईयर, या GPNY, गो प्लेटिनम नेक्स्ट ईयर। मतलब जो अगले साल जा रहे हैं प्लेटिनम, उसके लिए अलग ट्रेनिंग है, जो इस साल जा रहा है उसके लिए अलग ट्रेनिंग है, वो भी फुल डे का ट्रेनिंग होता है। जो लोग एमरल्ड जा रहे हैं उसके लिए अलग है, GETY, गो एमरल्ड दिस ईयर या गो एमरल्ड नेक्स्ट ईयर, उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग रखा हुआ है। तो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। देखिए बिल्कुल ये प्रोफेशनल बिजनेस है दोस्त, है ना। ये 4-5 लोगों को मेंबर बनाया और उन्होंने आगे मेंबर बनाया, ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है आपको। और हमेशा सुना एजुकेशन इक्वल टू मनी, तो यहां भी ऐसा ही है, आपको एजुकेशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। जितनी भी टीम आज ग्रो हो रही है वो सब उस टीम की एजुकेशन के कारण होती हैं। ऑफकोर्स ब्रिज सिस्टम से बहुत एजुकेशन मिलती है, हमारे फंक्शन से बहुत कुछ मिलता है, बट आपको भी अपने टीम के हिसाब से अपनी एजुकेशन बनानी पड़ेगी। एंड थर्ड थिंग इज एक्टिवेशन। यहां बड़ा पंगा होता था। मैं आपको बहुत सिंपल सा समझाता हूं इसको। आप मान लीजिए किसी के घर पे गए और नो शो होता है वहां पे, हाउस मीटिंग फिक्स किया आपने किसी का, नो शो होता है, तो वहां पे क्या करते हैं आप लोग? फिर अगर नो शो हो गया, कोई नहीं आया हुआ, तो आप वहां क्या करते हैं या क्या करना चाहिए? उस बेबियों के साथ क्या करना चाहिए फिर? आज वो क्योंकि बहुत डिमोटिवेट है, उसने लोगों को बुलाया, लोग आए नहीं, क्या करना चाहिए दोस्त? ओके, है ना। किसी ने बोला कि सीडीज दिखानी चाहिए, हम भी ऐसा करते थे, हम सोचते थे कि अब सीडी दिखा दे मोटिवेट हो जाएगा। फिर कई बार लगता था कि हम अपनी कुछ ऐसी बातें जो हमने किसी सेमिनार से सुनी थी, तो वो उसको बताना शुरू कर देते हैं, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पंप। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आया कि लोग इससे मोटिवेट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। यस ऑफ कोर्स सीडी दिखा दी 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? फिर बोले जी हम या तो डुप्लीकेट कर देते हैं उसे, ओके, प्रोडक्ट्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो समझ में आया, जो बहुत इफेक्टिव हुआ, मैं बात कर रहा हूं आज इफेक्टिवनेस की, जो इफेक्टिव हुआ वो ऐसा हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, हम वहां पे घर पे नहीं बैठते, उसको 10 मिनट ठीक है एक सीडी दिखा दी ताकि वो मोटिवेट हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ या कुछ पॉजिटिव बातें की, हम उसको लेके बाहर जाते हैं। जैसे अभी हम फरीदाबाद में एक हाउस मीटिंग कर रहे थे, अगेन एक डेप्थ में, और वहां पे क्या हुआ, उन्होंने बुलाया हुआ था लोगों को, कोई आया नहीं। थोड़ी देर बाद वेट करते रहे, फिर हमने उनको कहा कि मीनाक्षी ने पूछा कितने लोगों को बुलाया तुमने? बोले 8 लोगों को बुलाया। तो उसने अपनी लिस्ट दिखाई, इन 8 लोगों को बुलाया था। तो हमें पता था 8 लोगों को बुलाओगे तो आएगा कौन, राइट। तो 10-12 में से 2-3 लोग आते हैं, अगर वो भी सही से कॉलिंग करें तो फिर उसके बाद क्या किया, हमने उनको लिया और बाहर उन्हीं के सामने एक पार्क था, वहां पे चले गए। और वहां पे एक लेडी बैठी हुई थी, मीनाक्षी उस लेडी को लेके, जो एबीओ लेडी थी उसको लेके उस लेडी के पास में गई, और वहां पे उसने कोल्ड कांटेक्ट किया उसको। तो उस लेडी ने अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की, बट उससे बातचीत हुई। और हम कोल्ड कांटेक्ट करते हैं ना, पहले हम कोल्ड कांटेक्ट करते थे खाली नंबर ले लेते, लेकिन आजकल हम ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग वहीं पे उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कोशिश करते हैं, पुरजोर कोशिश करते हैं कि अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए। अभी वो फिक्स नहीं हुआ, बट उस लेडी ने देख लिया कि कैसे किया जाता है, और शी इज अ शार्प लेडी, जॉब भी करती है। तो उसके बाद मीनाक्षी उसको लेके साइड में गई, तो वहां पे और कोई लेडी बैठी हुई थी। मीनाक्षी ने कहा अब तुम करो इसको, और सेम लाइन बोलनी है जो मैंने बोली थी, और ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा क्या जाता है इसमें, उसका घाटा तेरा क्या जाता। तो मीनाक्षी ने उसे बोला, और वहां पे उस लेडी ने उसको कांटेक्ट किया और उसकी अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गई। अब सोच के देखिए, उस लेडी ने पहली बार कोल्ड कांटेक्ट किया और उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए, उसका मोटिवेशन अब कहां जाने वाला है? हेलो, राइट। वो मोटिवेटेड हो गई, बोली दीदी वहां पे भी एक कोई खड़ा हुआ है, एक कपल, उसके साथ करें। हम लोग वहां साथ में चले गए, वो कपल था, उस कपल को किया, उनके साथ भी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया एक। और बोले हमारे मोहल्ले में हम जानते ही नहीं, कभी आप देखते थे बट लेकिन कभी बात नहीं हुई थी, और मैंने इनको इन्वाइट भी नहीं किया था। अब उसकी 2 अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई हैं दोस्त। कितनी भी मैं सीडी सुना दूं उसे, मैं कितना भी मोटिवेशन दे दूं, लेकिन ये जो 2 अपॉइंटमेंट फिक्स हुई हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन उसके लिए कुछ नहीं है, हाँ या ना? तो रियल मोटिवेशन इज एक्टिवेशन। एंगेज रखिए लोगों को। देखिए जो भी आपके बिजनेस में आया ना, वो काम करना चाहता है, हाँ या ना? काम करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि क्या करना है। वो हर शाम बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता मुझे करना, बाहर तो चला जाऊं लेकिन करूंगा क्या। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में कोशिश करते हैं उसके साथ में, या फिर अगर उसके पास ज्यादा लिस्ट है, लोग नहीं आए, तो हम कहते हैं चल अभी कॉलिंग कर हमारे सामने। फिर वो कॉलिंग करता है। अगर आपको लगता है वहां पे लगता है कि कॉलिंग में कहीं दिक्कत है, थोड़ा उसको बता देते हैं, कॉलिंग आपने अच्छी की, बट उसी से पूछते हैं ये बेहतर कैसे हो सकती थी, और वहां पे थोड़ा सा उसको करके, उसकी कॉलिंग करके कोशिश करते हैं अगर आसपास कोई है तो उसके साथ फिक्स कर लें। इवन ऐसा भी करता है, हमारी टीम में बल्कि एक लीडर वो बहुत बढ़िया करता है। वो क्या करता है कि अगर उसके घर पे कोई नहीं आया तो उसको कहता है अच्छा तूने कोई प्रोडक्ट रिटेल किया पिछले कुछ 2-4 दिन के अंदर अंदर,
कहता हाँ क्या वो प्रोडक्ट रिटेल किया था। ओके, तो एक काम कर, उसको कॉल कर, उसे बोल कि हमारे सीनियर एक्सपर्ट आए हुए हैं जो कि डाइट के बारे में, हेल्थ के बारे में काफी जानते हैं, और मैंने आपने प्रोडक्ट लिया था तो आपका अपॉइंटमेंट मैं उनके साथ करवा रहा हूँ 15 मिनट के लिए, राइट। तो आप प्रिविलेज्ड हैं और स्पेशल वो आपके पास आएंगे 15 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए इसके बारे में। तो वहां पे क्या, ये सीनियर है, वो जाके वो ये भी देख लेता है कि वो प्रोडक्ट सही से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, नया प्रोडक्ट भी पिच कर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नया ये भी वो खाली प्रोडक्ट देके आ जाता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करता है, उसे लगता है कि शायद ये पता नहीं बिजनेस करेगा नहीं करेगा, लेकिन जब अपलाइन वहां जाता है तो वो देखता है कि शायद यहाँ बिजनेस का भी ऑप्शन है, तो वो वहां बिजनेस की भी बात कर लेता है। और इससे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो लोग एक्साइट हो जाते हैं। तो अगर आपको लोगों की परमानेंट एक्साइटमेंट चाहिए, आपको चाहिए कि लोग परमानेंट बिजनेस को बड़ा करें, परमानेंट मोटिवेट हों, आपकी लीडरशिप इफेक्टिव तब होगी जब आप लोगों को एंगेज करेंगे, राइट। तो आप इस तरह से एंगेज करें। और अब एक चीज और ध्यान में रखने की कि लोग ना तीन तरह की लाइट होती है ना, जब आप ट्रैफिक में जाते हैं तो रेड लाइट होती है, ऑरेंज होती है और ग्रीन होती है। आपको कौन सा, तीनों में से कौन सा पार्ट कब करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं है कि देखिए जो रेड लाइट है, जो नेगेटिव अभी बिजनेस के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है, तो आप वहां मोटिवेशन का काम करेंगे खाली, आप एजुकेशन और एंगेज का नहीं कर सकते हैं, हाँ है ना, क्योंकि वो रेडी नहीं है। तो आप उसको पहले ऑरेंज पे लेके आते हैं, जब ऑरेंज पे लाते हैं तो उसको एजुकेशन दीजिए, और जब वो ग्रीन हो जाता है तो फिर आप एक्टिवेशन में लेके आए। लेकिन क्या ऐसा होता है कि ग्रीन होके बाद लाइट दोबारा रेड लाइट नहीं होती है? होती है। इस बिजनेस में भी ऐसा होता है, लोग अच्छे लेवल पे आने के बाद भी ड्यू टू फैमिली सिचुएशन, उसका बिजनेस के सिचुएशन, लाइफ के सिचुएशन के कारण या किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण वो भी रेड हो जाता है कभी। बट यहां गलती क्या कर देता है, लीडर सोचता है कि ये तो अब ग्रीन हो चुका है, लीडर हो चुका है, तो अब हम खाली इसके साथ एक ही तरह का काम करेंगे। क्या हुआ, प्लान नहीं दिखाया तूने? प्लान दिखाने क्यों नहीं गया? कितने प्लान दिखाए इस महीने? गड़बड़ हो जाएगी दोस्त, आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो रेड लाइट इतनी गर्म हो जाएगी वो फूट जाएगी लाइट। तो वहां पे आपको फिर से दोबारा उसी पहले वाले सर्कल में आना, पहले वाले पॉइंट में आना, किसमें? मोटिवेशन में। आपको दोबारा से वहां पे उसको मोटिवेशन क्लैरिटी देनी पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा इस समय वो कौन सी लाइट पे है, राइट। ओके, सो इसी बारे में कुछ और बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सी चीजें हैं। एक इफेक्टिव लीडर कौन होता है, उसको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी टीम की लेडीज के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव लेडी लीडर है उसको मैं इनवाइट करता हूँ, जिसके कारण वो सारी लेडीज एक्साइटेड है। और मीनाक्षी इस एंगेजमेंट वाले पार्ट में, राइट, लोगों को एक्टिवेट करने के पार्ट में इससे बढ़िया मैंने आज तक नहीं देखा है। और मैं मीनाक्षी से, इवन मैं मीनाक्षी से सीखता हूँ ये पार्ट वो कैसे प्ले करती है। हाँ जी फ्रेंड्स, ये जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का बैनर आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही स्पेशल सिस्टम है ना। आपने कभी भी देखा होगा, कहाँ पर आपने ऐसा सीखा है या कहीं आपने देखा है कि आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं और कोई आपको बता रहा है कि यस मैं आपको बताता हूँ, अपने सक्सेस प्रिंसिपल आपको सिखाता हूँ और अपना कंपटीशन क्रिएट करता हूँ? ऐसा कभी देखा है आपने? ये खाली यही होता है जहाँ पर कोई अनदर पर्सन है जो आपको सक्सेस बनाने में इंटरेस्टेड है। और आप सोचिए, आजकल बहुत सारे मेंटोर्स और लाइफ कोच और बहुत सारे आजकल स्टार्टर भी चल रहा है ना, लोग करते हैं, तो उसके लिए भी मेंटोर होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो कितनी फीस लेते हैं? क्या वो फ्री में आपको सिखाते हैं या कुछ पैसे लेते हैं? काफ़ी लेते हैं। आपने शिव खेड़ा का भी नाम सुना होगा, या आजकल और बहुत सारे हैं। तो बहुत बड़ी फीस वो लेते हैं, तब वो हमें अपने प्रिंसिपल हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं। लेकिन ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां, जहाँ पर इतनी नॉमिनल फीस में हमारे बच्चों की फ़ीस आजकल ज़्यादा है जिनको हम पढ़ाते हैं, है ना। 25 साल तक हम पढ़ाएंगे और उसके बाद हमें क्या रिटर्न मिलेगा उसका? जस्ट एक सेटिस्फैक्शन कि हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कर दिया, हमारे बच्चे अच्छी जॉब करने लग गए, और वो भी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम कितनी नॉमिनल फीस के अंदर बिल्कुल ना के बराबर है। हमारे पास एक कोच हैं जो हमें सिखाते हैं कि इस बिज़नेस में अपनी लाइफ में कैसे अच्छा करना है। कोई पर्सन है जो अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा हमारी लाइफ में रंग भरने के लिए लगा देता है। जब हम इस चीज़ को वैल्यू करेंगे ना, तो हम बहुत अच्छे से वो जो कोचिंग, जो मेंटरशिप यहाँ पर अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। और अपने मेंटोर को, अपने अपलाइन को अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे। कर सकते हैं आप भी ऐसा। और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रभाव है जो हम अपने आसपास के लोगों पर डालते हैं। हर दिन हम कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं। हमारे बच्चे हमें देखते हैं हर रोज़, और हम उनके सामने कितनी भी मर्जी भाषणबाजी करते रहें, लेकिन वो हमें वो करते हैं जो वो हमें देखते हैं।
हमारा बेटा है, हम एक्चुअल में मैं हर फ्राइडे को लेडीज़ स्पेस करती हूँ, जहाँ पर दिन में लेडीज़ आती हैं हमारे बिजनेस की या नहीं, और उनको हम लोग सिखाते हैं। तो वो सुनता रहता है, और कभी ऐसा नहीं लगेगा कि को कुछ हमें पता चलेगा कि वो सुन रहा है। वो साइलेंट ऑब्जर्वर है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, साइलेंट लिसनर होते हैं। तो एक दिन बोला, मम्मा पापा मैं भी जब बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं भी बिजनेस करूँगा, और मेरी बीवी भी ना लेडीज स्पेस क्या करेगी। तो हम इतने हैरान हो गए। मैंने कहा 5 साल का ये है और ये कैसे ये सब सीख लेता है। तो देख लीजिए हमारे बच्चे जो हैं उनको भी हम सिखा रहे हैं, हम उनके लीडर हैं, अच्छे या बुरे। झूठ बोलना है ना, बहाने मारना, जब हम फ़ोन पर बॉस को बोलते हैं कह दे मैं हूँ नहीं, है ना, तो वो अपलाइन को भी बोल देते हैं कि पापा तो गए हुए हैं या कुछ भी। तो वो सारी सब चीज़ें सीख रहे हैं। तो बी केयरफुल, कोई है जो हमें देख रहा है और हमसे सीख रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम लास वेगस गए थे और वहाँ से खुशहाल के लिए बोइंग फैक्ट्री में हमने विजिट किया था। तो एक टॉय लेकर आए थे, प्लेन लेकर आए थे। तो वो पार्क में उसको लेके चला गया और वो गुम हो गया। इनफैक्ट वो छूट गया और वो घर आया तो मैंने उससे पूछा वो कहाँ है, तो उसको कोई क्लू नहीं था कि वो कहाँ रह गया है। तो हमें था कि चलो पार्क में रह गया होगा, ढूंढने चलते हैं। तो वो टेंशन में था अगर नहीं मिला तो फिर हमने बोला खुशहाल क्या बोलना चाहिए आपको। तो उसने बोला थैंक यू गॉड, मेरा टॉय मिल गया है, मेरा टॉय मिल गया है। और वो वहाँ पर गया और उसने 1-2 जगह देखा हमने पार्क में और उसको मिल गया। और ऐसे ही कितनी बार होता है हमारे साथ। वो जाता है गुड़गांव के ट्रैफिक का तो आपको पता ही है, दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक का। तो बहुत बार ऐसा होता है कि होता है रास्ता जाम होता है, तो बोले मम्मा रास्ता, तो फिर हम उसको बोलते हैं क्या बोलना चाहिए खुशहाल, तो वो बोलना शुरू हो जाता है थैंक यू गॉड, रास्ता खुल गया है, रास्ता खुल गया है। तो आप सोच के देखिए एक 5 साल के बच्चे को आप वो सक्सेस प्रिंसिपल सिखा रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने, उनको भी नहीं पता था। हमने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखे, हमने इस ब्रिट वर्ल्ड वाइज सिस्टम में सीखे, है ना, इस बिजनेस में आके सीखे। अभी कुछ दिन पहले लाइट गई हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ खुशहाल को बोलती हैं खुशहाल तेरे बोलने से लाइट आ जाती है, एक बार बोलना लाइट आ गई है, लाइट आ गई है ना। तो इस तरीके से उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। और हम हर पल ईश्वर का थैंक्स करते हैं कि थैंक्स गॉड हमारी इस बिज़नेस की जर्नी में हमें डे 1 से ऐसे लीडर्स मिले जिन्होंने हमें सिखाया और सही चीज़ें सिखाई। क्योंकि हमें तो नहीं पता था उस वक्त कि हम क्या सीख रहे हैं, क्योंकि हम तो उनको देख रहे थे और हम वही कर रहे थे जो हमने देखा। तो जब हमारे स्पॉन्सर आए थे, उन्होंने पंचकुला से हमें इस बिज़नेस को ज्वाइन कराया था और वो हमारे घर आए तो प्रोटीन पाउडर लेकर आए थे हमारी हाउस मीटिंग में, और वो खुला हुआ था और उन्होंने कहा कि देखो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो जब मैंने उसको खोल के देखा तो वो खुला हुआ था और उसमें काफ़ी कम था, और फिर मैंने उसका प्राइस देखा तो फिर मैं इतना इम्प्रेस हुई, मुझे लगा कि यस ये झूठ नहीं बोल रही, ये वो डब्बा है जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं। और इतना महंगा सामान है ना, हमें तो उस वक्त पता नहीं था ना प्राइस कंपैरिजन का। तो इतना महंगा सामान ये ऐसे नहीं है किसी को बेचने चल पड़े, पहले उन्होंने खुद इस्तेमाल किया। तो हमने ये सीखा कि ये प्रोडक्ट्स पहले खुद इस्तेमाल करने हैं, फिर लोग हमसे लेंगे, फिर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे और जब जाने लगे तो हमें उनकी वाइफ ने, मतलब उन हस्बैंड ने वाइफ के लिए दरवाज़ा खोला गाड़ी का। तो उन्होंने कहा कि हमें इस बिज़नेस में सिखाया जाता है कि अगर आप अपनी वाइफ को क्वीन की तरह ट्रीट करोगे तो वो भी आपको किंग की तरह ट्रीट करेगी। तो मैंने कहा अरे वाह इतना अच्छा बिज़नेस है। हमारी शादी को तब 3 ही साल हुए थे, तो ये लगा कि अगर हम इस बिज़नेस को करेंगे तो हमारा रिश्ता भी फ्रेश रहेगा और मेरे हस्बैंड भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और उनकी केमिस्ट्री को देखकर हमने ये सीखा कि जब आप जाते हैं तो लोग आपको ज्वाइन करते हैं, और आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कैसे हैं तो उससे वो मैजिक आपकी टीम में डुप्लीकेट होता है। और फिर वो चले गए। कुछ दिनों के बाद मेगा फंक्शन था, उन्होंने कहा हम लोग पंचकुला से स्पेशल वो लगाने के लिए आ रहे हैं और आप भी अपना टाइम फ्री रखना, 1350 रुपये की टिकट है। और हम वहाँ गए और वो मेगा फंक्शन जो था वो हमारा इस बिज़नेस का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पर जाके हमें वो सारी चीज़ें क्लियर हुई और इस बिज़नेस का बहुत बड़ा विजन हमें वहाँ से मिला। अगर हम वहाँ नहीं जाते तो आज शायद इस स्टेज पर नहीं होते। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा इम्पॉर्टेंस ऑफ फंक्शन। उस वक्त हमें लगा कि एक हस्बैंड वाइफ इतनी दूर से 250 किलोमीटर से आ रहे हैं हम लोगों को वो विजन देने के लिए, है ना। तो हमें भी आगे यही करना है। तो इस तरीके से हमारे वो अपलाइन आए। फिर उसके बाद हमारे जो थे प्लैटिनम अपलाइन थे, उनका एक दिन उससे फ़ोन आता है, वो पठानकोट रहते थे, कि हम लोग 9% पे चले गए थे और उन्होंने कहा कि मैं आया हुआ हूँ दिल्ली और आपसे मिलूँगा।
तो वो हमारे साथ आए, तो उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं था उस वक्त, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे। हम खुद अपने घर में चोरों की तरह घुसते थे रात को, दबे पाँव, कोई कुछ सुन ना ले, कहीं लाइट ना जल जाए, है ना, इस तरीके से हमारी एंट्री होती थी। लेकिन वो फिर भी आते रहे, है ना। उनका उतना अच्छा वेलकम हमारे पेरेंट्स की तरफ से नहीं होता था। उनको लगता था कि ये तो IIT है, ITI है, और इनके पास तो करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम तो अपना दिमाग लगाओ, तुम क्यों इनके बहकावे में आ रहे हो। तो इस तरह की वो बातें करते थे। तो हम थैंक्स करते हैं कि थैंक्स गॉड उन्होंने हम पे गिव अप नहीं किया। रात को जब हम आते थे घर पर तो वो हमें CD सुनवाया करते थे, और हमें ओपन मीटिंग में जाने का जो कहते हैं ना कि आदत डलवाई, वो उन्होंने ही डलवाई। तो इस तरीके से, और कई बार हम नेगेटिव बोल देते थे तो वो हमें हमेशा टोकते थे। मिर्ची खाने के लिए कहते थे कि आपने नेगेटिव बोला है ना, तो आप मिर्ची खाइए, हमें अच्छा बोलना है और स्पोकन वर्ड्स पर ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी उनसे। फिर उसके बाद हम जब एमरल्ड हो गए, तो उसके बाद जो हमारे एमरल्ड थे वो मिले, और वो तो रिलेशनशिप के मास्टर थे। उनसे हमने सीखा कि कैसे लोगों के अपने IBOs के ड्रीम को कैसे इग्नाइट किया जाता है। और वो हमें BMW के शोरूम्स में लेके जाते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम्स में लेके जाते थे, और कहते थे कि देखो हमारा लाइफ ऐसे होने वाला है, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हम लोग चलाया करेंगे। अच्छे अच्छे घरों के आगे से हम लोगों को वो लेके जाते थे कि हमारे घर ऐसे होंगे, सोचो, विजुलाइज करो, आपकी ओपन मीटिंग हुआ करेगी, लोग कैसी कैसी गाड़ियों में आया करेंगे। तो पावर ऑफ ड्रीम हमने उनसे सीखा। हमने सीखा कि जब लोगों का कुछ, है ना, ऊपर नीचे चल रहा होता है, लेकिन अगर आप उनको ड्रीम की याद दिला दें तो वो फिर से उतनी एक्साइटमेंट के साथ लग जाते हैं। हमने उनसे सीखा रिलेशनशिप, कि कैसे हम लोगों के साथ अनकंडीशनल लव करें, और उनके साथ उनकी परफॉर्मेंस के बिना उनको प्यार करें, है ना, और उनके साथ वो रिलेशनशिप बना के रखें। आज वो 1000 PV करता है तो हम उनके साथ अच्छे हैं, कल वो परफॉर्म किसी भी वजह से नहीं कर पा रहा है तो हम उनके साथ अच्छे नहीं हैं। ये हमने उनसे सीखा कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और फिर हम मिले अपलाइन ऑफ अपलाइन डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर कौर बड़ैच से, और उनसे हमने सीखा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उनसे सीखा कि जो हमको बड़ी सक्सेस चाहिए, छोटी सक्सेस फिजिकल वर्क से, फिजिकल हार्ड वर्क से आ सकती है, लेकिन जो बड़ी सक्सेस है वो आपको अपने सबकॉन्शियस पावर को, माइंड की पावर को यूज़ करके आती है। और कैसे हमें वो सोल पावर से कनेक्ट होना है, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना है। हमारे माइंडसेट को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो दिया वो उन्होंने दिया, है ना। और मुझे याद है एक बार हम उनको लेकर गए थे, मैं थी साथ में और मैं ड्राइव कर रही थी, और उस वक्त ना मुझे गाड़ी बैक करना इतना अच्छे से नहीं आता था। तो मैं, आंटी डॉक्टर बड़ैच मेरे साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, और मैं बैक करने लगी गाड़ी, और मुझे लगा कि होगी नहीं। तो मैंने कहा अरे ये तो होगी नहीं आंटी मुझसे। आंटी बोली अरे ये क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें बोलना चाहिए मैं कर सकती हूँ, है ना, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। तो मैंने कहा हाँ, और मैंने ऐसा बोला, और फिर मतलब उस वक्त तो करनी पड़ी। तो इस तरीके से वो बिल्कुल अलग एंगल, जो आप सोच भी नहीं सकते, आउट ऑफ द बॉक्स, और एक वो स्पिरिचुअल एंगल आपको दे देती हैं। और आप, हमारी लाइफ में उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जब खुशहाल हुआ था तो वो 2.5 महीने का, हम लोगों का वो 2.5 महीने का था, और हमारा क्रूज़ का ट्रिप आ गया था, और उस वक्त बहुत टफ था 2.5 महीने के बच्चे को छोड़कर जाना। और ऊपर से मैं तो चली जाती, चलो मेरे इन लॉज जो थे वो एग्री नहीं थे कि लोग क्या कहेंगे कि कैसी मदर है। तो उस वक्त हम उनको अपने घर लेकर गए। हमने कहा कि आंटी आप प्लीज़ हमारे पेरेंट्स से बात करो। तो पेरेंट्स से उन्होंने बात करी, उनको समझाया कि मेरा जाना कितना ज़रूरी है, और फिर हम जा पाए। तो आपकी अपलाइन जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के अंदर, आपकी बहुत सारी, आज हम बहुत सारी, हमको कई बार हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते, वो हम हमारी अपलाइन से करते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है, ये जो प्रिविलेज है, ये इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम और एमवे के अंदर ही है। और अगर हम इसको समझेंगे ना तो हम इसको बेस्ट इसका यूज़ कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें राणा जी ने बताई कि कौन कौन सी चीज़ें हम डुप्लीकेट करते हैं, वो सब हमारी लेडीज़ भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जो हमें, क्योंकि इंसान, वो जो आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूटर नया आया है वो तो आपको देख रहे हैं ना करते हुए, आपके लीडर्स आपको देख रहे हैं करते हुए। तो अगर हम प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे तो वो भी नहीं करेंगे। हम 2 नहीं कर रहे, वो 4 नहीं करेंगे, और हमारा 100 लोगों का ग्रुप बन गया, तो आप बताइए कितना वॉल्यूम होगा। और जब गुब्बारा छोटा होता है
तो उसका छेद छोटा होता है, लेकिन जब गुब्बारा बड़ा होता है तो वो छेद भी बड़ा हो जाता है। तो इस बिज़नेस में जो हमें चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना, हमें उसके लिए भी बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि अच्छी चीज़ तो आपकी आधी डुप्लीकेट होती है, लेकिन गलत चीज़ आपकी डबल डुप्लीकेट हो जाती है। मीटिंग में कभी ऐसा नहीं होता, हाँ भाई हाँ तुम पहुँचो मैं पहुँच रहा हूँ, ऐसा होता है कभी कि अच्छा मेरे को तो काम पड़ गया है लेकिन तुमको जाना चाहिए सेमिनार में, ऐसा होता है कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले हमें खुद जाना पड़ता है, फिर लोग आते हैं, खुद करके दिखाना पड़ता है, खुद कॉन्टेक्टिंग करके दिखाना पड़ता है, तभी होता है। और हम अब यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, हमारी डाउनलाइन हमें देख रही है और हम क्रॉस लाइन के साथ गप्पे मार रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा क्लोजनेस शो कर रहे हैं, अपलाइन के साथ खड़े नहीं है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है डुप्लीकेटेबल है। तो हमें हर वक्त ये देखना है कि जो मैं कर रहा हूँ कैसा रहे, अगर मेरी डाउनलाइन भी वो करे तो वो आपको करना चाहिए, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो फिर आप भी वो मत करिए। और ये सारी चीज़ें कुछ प्रिंसिपल हैं जो इस सफ़र में हम लोग लाइक डुप्लीकेट करते हुए याद रखते हैं। जो हमने याद रखे वो ये था कि मैं करती हूँ, लोग मुझे करता हुआ देखते हैं, उसके बाद हम दोनों मिल के करते हैं। तीसरा स्टेप है वो करते हैं और मैं उनको करता हुआ देखती हूँ और उसके बाद फीडबैक देती हूँ। एंड फोर्थ स्टेप इज़ वो अकेले करते हैं, वो इनेबल हैं, उनके पास सब चीज़ें हैं और अब उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, वो अकेले हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। मैं दूसरा प्रिंसिपल जो हम लोग ध्यान रखते हैं लोगों को डुप्लीकेट करते हुए, उनको कोच करते हुए, उनको लीड करते हुए, वो ये है कि आप जो कहते हैं मैं भूल जाती हूँ, आप जो कहते हैं मैं भूल जाती हूँ, आप जो करके दिखाते हैं वो मुझे याद रहता है और आप मुझे इन्वॉल्व कर लेते हैं तो मुझे वो समझ में आता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी डाउनलाइन को समझा रहे होते हैं, ना तो उनके सामने हमने करके दिखाया, ना ही हमने उनको इन्वॉल्व किया, तो जो चीज़ें हम उनको डुप्लीकेट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। इस बिज़नेस में हम किस चीज़ के लिए आए हैं? लेगेसी के लिए आए हैं, फ्री होने के लिए आए हैं। जो हमने रिवॉर्ड्स बताए, फ्रीडम, जॉब से फ्री हो गए और हम सोचते हैं कि ये बिज़नेस ऑन गोइंग है, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने जैसे लोगों को क्रिएट कर पाएंगे। अभी हमने एक मूवी देखी मिशन मंगल, अभी लेटेस्ट आई थी, उसमें एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें मिशन मंगल के अंदर उनको एक टीम दे दी जाती है, अक्षय कुमार को और विद्या बालन को। तो उनको जो एक टाइम फ्रेम के अंदर उनको वो मिशन पूरा करना होता है और बहुत कम टाइम होता है, तो उनको एक्सपीरियंस लोगों की टीम चाहिए होती है, लेकिन जो नए लोगों की उनको टीम मिल जाती है, जो इंजीनियर्स, उनको स्पेस साइंटिस्ट जो उनको मिलते हैं, तो वो शेयर करती है उनके साथ कि अब हमको डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी तभी हम उस पर कामयाब हो सकते हैं, उस टाइम फ्रेम में हम भेज सकते हैं उसको सैटेलाइट को। लेकिन वो लोग अपनी जॉब 9 to 5 आते हैं और फिर उसके बाद वो करके चले जाते हैं, कोई भी नहीं रुकता, स्टे बैक नहीं करता। तो वो शेयर करती है अक्षय कुमार के साथ कि ये लोग हमें साइंटिस्ट ना अच्छे नहीं मिले, एक्सपीरियंस होल्डर नहीं मिले। तो वो एक लाइन बोलता है उसको, कहते हैं कि ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मंगल के ऊपर सैटेलाइट भेजना ये तुम्हारा ड्रीम है लेकिन इनका ड्रीम नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर जॉब करते हैं, तो कुछ ऐसा करो जिससे इनका भी ये ड्रीम बने। तो वो एक एक्सरसाइज उनके साथ करती है, वो ये कहती है कि वो उन सबको इकट्ठा करती है और कहती है कि आप मुझे ये बताइए कि आपने किस दिन सोचा कि आप साइंटिस्ट बनोगे। तो हर कोई अपना वो दिन याद करता है जब उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम भी साइंटिस्ट बनेंगे। वो अपना बताती है कि मैंने उस दिन सोचा था, ये हुआ था मेरे साथ, फिर मैंने सोचा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी। तो फिर उन्होंने उसको, फिर वो सबको कहती है कि आज वो मौका है आपके पास कि वो जो आपका ड्रीम था जिसकी वजह से आप साइंटिस्ट बने थे उसको प्रूव करके दिखाने का। अगर आप इस असाइनमेंट में अपना दिल लगाते हो, है ना, और दिल से करते हो, तो उसके बाद फिर आप प्राउड कर पाओगे, दुनिया को दिखा पाओगे। और उस दिन के बाद वो ड्रीम सिर्फ उसका नहीं रहता, वो पूरी टीम का बन जाता है और वो उस लिमिटेड फ्रेम के अंदर जो है उस मिशन मंगल को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ऐसे ही हमारी टीम के अंदर भी होता है, लोग आते तो हैं ड्रीम्स को देखकर लेकिन वो बीच बीच में भूल जाते हैं, तो उनको याद कराना पड़ता है कि यस आपको किस लिए जो है इसको करना चाहिए। और आप देखेंगे कि फिर लोग पूरा दिल लगा के करेंगे और सबके लेवल्स अचीव होंगे। और लास्ट में सिर्फ मैं एक पोएम के साथ ख़त्म करती हूँ, ये भी उसी की थी। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ, दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ, करके दिखा कमाल वो आके ज़मीन पे,
देख के जाए आसमान, शाबाशियां शाबाशियां शाबाशियां। सो वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, है ना। अपने ड्रीम पूरे करिए और लोगों को भी सिखाइए। सो ऑसम टॉकिंग टू यू। और मैं इनवाइट करती हूँ अपने हस्बैंड को। ही इज अ ग्रेट लीडर, है ना। वो कहते हैं ना कि लीडर की एक सबसे बड़ी चीज है अच्छा होना, है ना। बड़ा होना तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बहुत बड़ी बात है, और इनके पास बहुत विजडम है। सो अगेन आई गिव दिस माइक टू हिम विद योर अप्लॉज, माय प्रिंस चार्मिंग धर्मेंद्र राणा। वाह, ऑसम, राइट। वो बहुत ही इफेक्टिव स्पीकर भी है, आपने देख लिया, इसलिए इफेक्टिव लीडर भी है। और इफेक्टिव स्पीकर भी वही होता है जो खुद करता है चीज़ों को, तब वो बताता है लोगों को, और वो फिर दिल से बताता है, लोगों के दिल में जाता है। टाइम बहुत कम रह गया है लगभग इस आप, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं जल्दी से शेयर करना चाहता हूं आपको। कि अभी हमने स्किल सेट की बात की, तो आप लोगों को दो चीज़ें सिखा सकते हैं। स्किल्स जो है वो इंटेंशनली सीखी जाती हैं। स्किल्स आर टॉट इंटेंशनली, बट करेक्टर इज कॉट अनइंटेंशनली। खाली स्किल सिखाने से कुछ नहीं होगा दोस्त, करेक्टर सिखाने से भी होगा। बट एक स्किल जो है वो आप सिखा सकते हैं, क्लासरूम में सिखा सकते हैं काम करके, लेकिन जो करेक्टर है, जिसके कारण चीजें ऊपर जाती हैं और रुकती हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा सक्सेस मिलती है, जिसके कारण पीस मिलती है, वो इंटेंशनली सीखता है सामने वाला, बट आपको ऑब्जर्व करके। तो मीनाक्षी उसका एग्जांपल भी दे रही थी हमारे बच्चे का। तो आपको बहुत ध्यान से हर चीज करनी है, क्योंकि आपकी टीम वही कर रही है, और जितना नेगेटिव कुछ गलत करेंगे वो कई गुना हमारी टीम के अंदर हो जाना है। तो अभी दूसरा चीज, आप इफेक्टिव तब बनते हैं, लोग आपको फॉलो तब करते हैं जब आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो आपको ट्रस्टवर्दी बनना पड़ेगा। लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, अगर आप, या जो बोलते हैं उससे ज्यादा करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा, करते उससे कम है, तो आप ट्रस्ट नहीं गेन कर पाएंगे। और ट्रस्ट गेन करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, आप विड्रॉ तब कर सकते हैं जब डिपॉजिट करेंगे। तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपनी टीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साथ में आपको अपना रिलेशनशिप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मीनाक्षी ने बोला था कि जरूरी नहीं वो जब परफॉर्म करे तभी आप उसके साथ रिलेशनशिप रखेंगे। जब परफॉर्म नहीं कर रहा है वो एक्सपेक्टेड जो था, तब आप अगर रिलेशनशिप उसके साथ रखते हैं तो वो आपका रियल डिपॉजिट है, और लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे तो फिर आपको फॉलो भी करेंगे जो आप बोलेंगे उनको। और कुछ और क्वालिटी जो चाहिए, जो मुझे समझ में आती है, बी अ डूअर। आप हमेशा क्रिएटिव जोन में रहें, हमेशा वर्किंग जोन में रहें, तो लोग ज्यादा सीखेंगे आपसे। अभी हम आज पुणे में हैं, यहाँ पे सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन कल हम लोग मुंबई में हम लैंड किए। हमारी वहाँ पे 12th लेग है, और अभी वो नई चल रही है। उसके डेप्थ में हमने हाउस मीटिंग किया कल। वहाँ पे हम हाउस मीटिंग करके उनको भी सिखा रहे थे, और मेरी बाकी टीम जो हैं, जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं, वो भी सीख रही थी कि देखिए आज भी हम लोग हाउस मीटिंग करके इस बिजनेस में काम करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो हमेशा आप डूअर रहें। कहीं पे पढ़ा था कि पसीने की शाही से जो लिखते हैं उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते हैं। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको काम तो करना पड़ेगा दोस्त। नेक्स्ट जो है वो है आपको वॉच व्हाट यू से एंड हाउ यू से, क्योंकि लफ्जों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले चख भी लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्या कैसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोगों की ईगो को हर्ट कर देते हैं, हम गलत तरीके से बात करते हैं। आपको समझाना तो है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए उसने कॉलिंग सही नहीं की, उसने कोई ऐसा काम परफॉर्म सही नहीं किया, तो पहले मैं गलती क्या करता था, उसे सीधा सिखाता था कि ऐसे करना चाहिए था। लेकिन अभी मैं क्या बोलता हूं, उसे बोलता हूं कि वेरी गुड, आपने किया, बट रिजल्ट नहीं आया ना। बोले हाँ नहीं आया, तो आपको क्या लगता है इसको बेटर कर सकते थे? तो बोलता हाँ बेटर कर सकता था। अच्छा तुम बताओ इसको कैसे बेटर कर सकते थे? रादर कि मैं उसे समझाऊं कि कैसे बेटर कर सकते हैं, मैं उससे पूछता हूं तुम कैसे बेटर कर, तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा, हाँ शायद मैं ऐसे बात करता तो शायद इसका ज्यादा इफेक्ट होता। तो फिर से अगर वो गलत भी बता रहा है, मैं उसे बोलता हूं हाँ बिल्कुल सही है, आप ऐसा करते तो ज्यादा इफेक्ट आ सकता था, और मैं होता तो मैं ऐसा और ऐड कर देता इसके अंदर। तो एक ये तरीका है आप किसी को समझाने का। वो दिमाग ही नहीं खोलेगा अगर, तो उसके अंदर जाने वाला कुछ नहीं है दोस्त। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है, रिस्पेक्ट योर अपलाइन। इफ यू वांट रिस्पेक्ट ऑफ योर डाउनलाइन, रिस्पेक्ट योर अपलाइन। आप जो अपनी डाउनलाइन से जाते हैं आपको अपलाइन का करना पड़ेगा। हो सकता है कई बार हमारे विचार अपलाइन के साथ नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं है दोस्त, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो आप हमेशा उसके अपलाइन का रिस्पेक्ट करिए, तो आपकी डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी। और देन वर्टिकल अलाइनमेंट का हमेशा ध्यान रखिए। आप अगर किसी लीडर के डेप्थ में काम करने जा रहे हैं, तो हमेशा इस लीडर को इन्फॉर्म करें कि आप वहां पे काम करने जा रहे हैं। हम कभी उनकी मीटिंग करने जाते हैं तो इस अपलाइन से पूछ लेते हैं, अगर वो साथ नहीं जा रहा तो कि हमें वहां क्या बात करनी चाहिए, तुम्हें क्या लग रहा है वहां क्या इफेक्टिव होगा, और वहां पे जो बातचीत हुई वो हम उसको दोबारा बताते हैं कि हमारी वहां पे ये सब बातचीत हुई। तो वर्टिकल अलाइनमेंट को ऑनर करें।
और लिसन टू द टीम। कई बार हमें लगता है हम लीडर हो गए हैं, हमें सब कुछ आता है, लोगों को हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, लेकिन आपकी टीम में बहुत से लोग हैं जिनके पास में बहुत बड़े बड़े आइडियाज हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत से अच्छे सजेशंस दे सकते हैं। हम आज भी कोई भी प्लान करते हैं इवेंट अपने टीम में, जैसे हमने कहा ये जो पूरे दिन का एजुकेशन प्लान करते हैं या कोई टीम मीटिंग कोई फंक्शन करते हैं, हमेशा अपने लीडर्स का एक कोर ग्रुप है उनको साथ बिठाते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि हाउ इट कैन बी बेटर, और लास्ट में खत्म होने के बाद सजेशंस भी मांगते हैं कि सजेशंस दीजिए, फीडबैक दीजिए, इसको और अच्छा कैसे कर सकते थे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं पे लिखा होता ब्लेम रोल्स अपहिल। गलती क्या करते हैं लोग, अच्छाई है तो मेरी है, अगर कुछ बुरा हुआ है तो आपके कारण हुआ है। जबकि एक लीडर जो होता है, इफेक्टिव लीडर जो होता है, वो हमेशा गलतियां अपने ऊपर लेता है। अगर टीम में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बोलता है शायद ये मेरे कारण हुआ है। तो आप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जो गलत अगर कुछ होता है तो अप्रिशिएट, जब अच्छा होता है तो अप्रिशिएट कीजिए, या तो डाउनलाइन को अपलाइन को, हीरो खुद नहीं बनना है, या तो डाउनलाइन को हीरो बनाना है या अपलाइन को हीरो बनाना है। और अगर डाउनलाइन के कारण कुछ हुआ है या डाउनलाइन के साथ आपने कुछ किया जिसका रिजल्ट अच्छा है, तो हमेशा डाउनलाइन को आप अप्रिशिएट कीजिए। डोंट ओवर हेल्प, बैसाखियां मत बनिए। वो बहुत तेज दौड़ सकता है लेकिन हम उसको बैसाखियां दे देते हैं, जैसे हमने कहा था शुरू में ही, आप 2 से ज्यादा प्लान मत दिखाइए किसी के लिए, वो आपसे भी बढ़िया कर सकता है। और नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड वेलनेस। देखिए आप इफेक्टिव लीडर तभी बनने वाले हैं इस बिजनेस में, ऐसा नहीं कि आप खाली बाकी स्किल सिखा रहे हैं लेकिन अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको वो सब काम करने पड़ेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आपको अपने खाने, अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, खाली न्यूट्रलाइट सब कुछ नहीं कर देगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और अपनी टीम में लोगों को ये सब सिखाना भी पड़ेगा। हम भी जब सवेरे वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं, उसका पिक्चर लेते हैं और हम अपनी टीम को रोज सवेरे भेजते हैं, उसके साथ एक हेल्थ की कोई कोट लिख देते हैं और गुड मॉर्निंग बोल के भेजते हैं, लोग अपने आप करने लग जाएंगे दोस्त। नहीं? और हम आजकल क्या करते हैं, जो क्रिएटिव जोन की जो मैं बात कर रहा था, हर महीने का शेड्यूल मैं महीना खत्म होने से पहले अगले महीने का पूरा अपना मंथली शेड्यूल बना लेता हूं और अपने लीडर्स को भेजता हूं। तो ये 5-6 महीने से हमने किया। पहले महीने हमने भेजा अपने पूरी टीम को पूरा अपना 30 दिन का शेड्यूल, इस दिन इतने बजे ये कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वो मीटिंग है, वो पेस मीटिंग है, वो टीम मीटिंग है, वो हाउस मीटिंग है। अगले महीने हमारे डायमंड जो है अशोक पंडित, उनका शेड्यूल मेरे पास आने लगा, अगले महीने 2-3 का और आने लगा, और अब आज 9%, 12%, 15% लोग भी पूरे महीने का शेड्यूल या 15 दिन का शेड्यूल कम से कम हमें भेजने लगे हैं। तो आप वो करिए तो लोग अपने आप करने लग जाते हैं, आपकी ताल से ताल मिलाने लग जाएंगे। और लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है 10th, फॉरगिव एंड फॉरगेट। दोस्त ये बहुत बड़ा पार्ट है इस बिजनेस में, लाइफ में भी बहुत बड़ा पार्ट है। मैं इसको अभी ज्यादा टाइम नहीं, इसके ऊपर पूरा सीडी निकालने का दिल है हमारा, लेकिन आपको खाली इतना बात बताते हैं कि आप मोबाइल फोन में सबके कैमरा है आजकल, तो मान लीजिए आपने फोटोग्राफ खींचे, इसमें बहुत से फोटोग्राफ हैं जो मेमोरी में चले गए हैं। और अभी आपने क्या किया कि किसी बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे गए, खंडाला में गए और बहुत अच्छा मौसम था, आप पिक्चर लेने लगे, लेकिन जब पिक्चर लेने लगे तो पिक्चर लिया नहीं गया और वहां पे लिख के आ गया मेमोरी फुल। तो आप क्या करते हैं ऐसे में, डिलीट कर देते हैं, पीछे जाते हैं मेमोरी में और देखते हैं कुछ ऐसे फोटोग्राफ जो शायद उतने अच्छे नहीं हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, उसको आप डिलीट मार देते हैं। डिलीट मारते हैं तो वहां पे स्पेस आ जाती है। अच्छा अगर डिलीट नहीं मारा तो स्पेस नहीं आएगी, वो कचरा था, वो कचरा आपने निकाल दिया। तो जब स्पेस नहीं आई तो जो बहुत खूबसूरत सा पिक्चर ले सकते थे वो पिक्चर अब नहीं आने वाली है, हाँ या ना। लेकिन जैसे डिलीट किया आपने, वो खूबसूरत सी पिक्चर आपने रखी जो शायद ज्यादा जरूरी थी उन सब कचरे से जो आपने डिलीट कर दिया है। कई बार आप देखते हैं कि मोबाइल के अंदर आप स्लो काम करना, हैंग हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अगेन उसकी जो मेमोरी थी वो फुल हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, कुछ अनवांटेड ऐप जो आपने डाउनलोड कर लिए थे उनको डिलीट मारते हैं, हाँ या ना। डिलीट मारते हैं तो स्पेस आ जाता है और आपका मोबाइल फर्स्ट क्लास काम करने लग जाता है। दोस्त हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। इस ब्रेन के अंदर भी उसने एक दिन मुझे गलत कह दिया था, मेरी अपलाइन ने मुझे गलत बोल दिया था, मेरे रिश्तेदार ने मुझे उस दिन ऐसे व्यवहार नहीं किया था, मेरी डाउनलाइन ने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया था, मेरे क्रॉस लाइन ने ये नहीं करना चाहिए था। दुनिया भर का कचरा हम इस ब्रेन के अंदर लेके चल रहे हैं दोस्त, और सालों सालों से लिए चल रहे हैं, पता है। और हम उसको रोज याद करके रिपीट करते हैं और उस मेमोरी को और ज्यादा फुल करते जा रहे हैं। और जब तक इस मेमोरी से वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा, गॉड की ब्लेसिंग आने नहीं वाली है दोस्त। आपको ये कचरा भी डिलीट करना पड़ेगा। ये बुरी यादों का कचरा जब डिलीट करके इस ब्रेन में से अच्छी मेमोरीज के लिए जगह बनाएंगे, तब आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल्स पे जाने वाले हैं दोस्त। तो इसलिए फॉरगिव और फॉरगेट करना पड़ेगा, वही इसमें डिलीट है। लास्ट चीज, हमारी उपलब्धियां इस बिजनेस से। हमने बहुत सी बातें की थी पहले सेशन में, हमें क्या क्या मिला, बट मैं आपको लास्ट अपनी उपलब्धियां बताता हूं इस बिजनेस से हमें मिला क्या है। दोस्त हमें ये सबसे बड़ी चीज ये मिली है, हम मीनाक्षी ने बोला आज हमारी जो डाउनलाइंस है ना, वो हमारी डाउनलाइंस नहीं है, आज वो हमारे फ्रेंड्स हैं, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। आज हम इकट्ठा हंसते हैं, इकट्ठा रोते हैं, हम लाइफ को इकट्ठा सेलिब्रेट करते हैं, हर फेस्टिवल इकट्ठा सेलिब्रेट करते हैं। आज सीरियसली हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा नजदीक हमारे वो हो गए हैं। मुझे आज पता है कि अगर बाहर से कुछ हमारे पे हुआ ना, तो सबसे पहले वो सामने खड़े होंगे कि पहले हम पे आएगी, उसके बाद हमारी अपलाइन पे
आने देंगे। आज ये उपलब्धि है हमारी दोस्त। दूसरी उपलब्धि हमारी अप्लायंस की जो मीनाक्षी ने बात की, आज हमारे ऐसे मेंटर्स हैं, जब देखिए लाइफ में कहीं भी ऐसा चौराहा आता है जब आपको ये नहीं पता लगता कि मुझे कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सा रोल लेना चाहिए, और जरूरी नहीं वो खाली बिजनेस के लिए, लाइफ के हर पार्ट में हो सकता है वो। तो आज हमारी जो अप्लायंस हमारे मेंटर्स हैं वो आज हमें उंगली पकड़ते हैं और बोलते हैं तुम इस रास्ते पे चलो, और जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट जहां हमें जाना चाहिए था हम वहां पहुंच जाते हैं। तो ये आज हमारी उपलब्धि है। हमारी उपलब्धि ये है जो मीनाक्षी ने कहा, हमारा बेटा, आज वो बेटा वो प्रिंसिपल सीख रहा है। जैसे जब रात को सोता है पता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है थैंक यू गॉड इतने अच्छे पेरेंट्स के लिए, इतने अच्छे दादा दादी के लिए, इतने अच्छे नाना नानी के लिए, इतने अच्छे बेड के लिए, इतने अच्छे घर के लिए, इतनी अच्छी गाड़ियों के लिए। ये सब बातें वो बोलता है दोस्त रात को। ग्रेटिट्यूड मोड उसको आज से पता लगा है जो हमें अब जाके इस बिजनेस में पता लगा था। मेरे कई बार पेरेंट्स आते हैं, उसको साथ पार्क में लेके जाते हैं, बहुत से औरों के भी पोते वहां आते हैं, वो इंग्लिश में वो चीजें बता रहे होते हैं, बच्चे पोइम सुना रहे होते हैं, या सीएटी कैट इतना अच्छा तरह जितना हमारा बेटा अच्छी तरह नहीं बता रहा होता। पर बेटा बहुत शार्प है हमारा, हमें पता है। तो मैं कई बार अपने डाउनलाइंस को भी बोलता हूं, मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलता हूं, कोई बात नहीं अगर उसे अभी एबीसीडी और ये सब नहीं आती, ये बाद में सीख लेगा। बट आज जो सक्सेस प्रिंसिपल्स उसने सीखे हुए हैं वो किसी के बच्चों को नहीं आते हैं, उनके दादा दादी को नहीं आते हैं, जो आज उस बच्चे को आते हैं दोस्त। ये उपलब्धि हमारी इस बिजनेस में। आज उपलब्धि इस बिजनेस में यह है कि हमारे पेरेंट्स जो हमें अपोज करते थे, आज वो पेरेंट्स अपने साथ सामने बुलाते हैं और कहते हैं हर जन्म में तुम हमारे बेटे हो, हर जन्म में तुम हमारी बहू हो। ये हमारी उपलब्धि है दोस्त। और उपलब्धि पता है क्या है? मैं और मीनाक्षी 21 साल हो गए हमारी शादी को, बट आज भी ऐसे लगता है जैसे वही फ्रेशनेस हमारी शादी, वही करंट महसूस होता है। वो दूसरे वाला करंट नहीं कि दूर भागते हैं एक दूसरे से, राइट, पास आने वाला करंट महसूस होता है। आज भी वो फ्रेशनेस है। आज भी जब घूमने जाते हैं तो ऐसे लगता है हम अपने हनीमून के ऊपर जा रहे हैं। आज भी एक दूसरे, और दोनों यही चाहते हैं कि हर जन्म में हम एक दूसरे के पति पत्नी बने। ये हमारी उपलब्धि है दोस्त। अगर आपको भी ऐसी लाइफ के अंदर चीजें चाहिए तो ये बिजनेस आपका वेट कर रहा है। हमने शुरुआत में बात की थी, हम वो विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज जरूर करेंगे। जिसने नहीं किया है उसके भी लाइफ में आज के बाद इंपैक्ट पड़ेगा दोस्त। जल्दी से आंखें बंद कर लें, अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर दें। टाइम नहीं है, हम ये 15-20 मिनट का एक्सरसाइज है, लेकिन हम इसको 4-5 मिनट में करने की कोशिश करते हैं। बट जरूर आज के बाद ये आपके बिजनेस में चेंज लाएगी, और इसको रोज रात को सोने से पहले जरूर करिएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने बचपन में लेके जाऊंगा, फिर प्रेजेंट में लेके आऊंगा, फिर फ्यूचर में लेके जाऊंगा। हो सकता है ये आपकी लाइफ में हुआ हो सकता है ना हुआ हो, बट डोंट वरी, आप जस्ट आंख बंद करके सुनते रहिएगा, सब कुछ अपने आप रिलेट हो जाएगा। तो 2-3 लंबे गहरे सांस लीजिए। मुझे याद है जब मैं बिल्कुल छोटा था, मुझे कुछ खाने की चीजें बहुत अच्छी लगती थी, जिसमें से एक बिस्किट आते थे नारियल के, जिनके ऊपर चीनी लगी होती थी, चीनी के दाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और मूंग की दाल। लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे खाने के लिए नहीं देते थे। मुझे कहते तेरे दांत खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। असली दिक्कत क्या वो नहीं उस समय मुझे पता थी। और वो कांच के मर्तबान होते थे, कांच के जार होते थे, जिसमें वो बंद करके इतना ऊपर रख देती थी, मेरे हाथ नहीं जाते थे। जब मेहमान आता था वो लाती थी, और सब लोग मेहमान उनको खाते थे, और मेरी नजर पूरी बिस्किट के ऊपर। लेकिन मेरी मदर की बड़ी बड़ी आंखें मुझे डरा देती थी, मैं पीछे हट जाता था, और उनके जाते ही वो पैक करती थी, फिर ऊपर रख देती थी। मुझे रात को सपने आते थे कि मूंग की दाल के पहाड़ हैं, उसमें मैं कूद के खा रहा हूँ, पेड़ है जिसमें बिस्किट लगे हुए, मैं लटक लटक के उसके ऊपर खा रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा होता था, और मुझे समझ में नहीं आता था मुझे चीज इतनी अच्छी लगती है, मेरे पेरेंट्स देते क्यों नहीं है। मुझे नए जूते चाहिए होते थे, मैं अपने फादर को बोलता था मुझे नए जूते ला के दे दीजिए। पापा कहते थे क्लास में फर्स्ट था, मैं नए जूते लाऊंगा। क्लास में फर्स्ट इसलिए आता था कि नए जूते मिलेंगे, पर जूते नहीं मिलते थे। पाँव का साइज बढ़ता जा रहा था, जूते का साइज तो वही था, चुभते थे, फट जाते थे, रिपेयर कर देते थे। नया बैग चाहिए होता था, वो बैग भी रिपेयर करके मदर देती थी, कई साल में बैग मिलता था नया। नए कपड़े तब सिलते थे जब किसी की घर में बहुत ही स्पेशल पर्सनल शादी है किसी नजदीक के आदमी की, तब नए कपड़े सिलते थे। और बहुत गुस्सा आता था। हमारे पड़ोस में एक सरदार जी थे, उनका छोटा बेटा, उसका बर्थडे हुआ तो उसको 3 पहियों वाली साइकिल मिली। मैंने उसे बोला मुझे चलना आने दे, बोला कि नहीं मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया है, अपने पापा से मांग। घर में आया रोता हुआ, मैंने कहा पापा मुझे वो साइकिल चाहिए। बोले बेटा तेरे बर्थडे पे लाऊंगा। आज तक याद है वो बर्थडे, मैं शाम को 5 बजे फादर का वेट कर रहा हूं बाहर गेट के खड़ा हुआ। फादर आधे घंटे बाद आते और मेरा ध्यान है उनके हाथों की तरफ कि वो साइकिल कहाँ है। मेरे फादर मेरे पास आए और बेटा, मैंने कहा पापा साइकिल। बोले बेटा नहीं अगले बर्थडे पे लाऊंगा। उन्होंने तो बहुत हल्का सा बोल दिया, लेकिन पूरी रात उस दिन मैं सोया नहीं, रोता रहा था, मुझे वो साइकिल चाहिए है। वो तो साइकिल नहीं मिली थी दोस्त। 2 पहिए की साइकिल मुझे मिली थी जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया था, तब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए थी। मोटरसाइकिल मुझे मिली थी जॉब में, वो भी कंपनी के द्वारा, तब मुझे कार चाहिए थी। हर चीज तब मिली जब शायद उसकी वैल्यू मेरे लिए खत्म हो चुकी थी। और इसके अलावा ये पैसा तो नहीं मिला, बट खैर जब तक बड़ा हुआ तो समझ में आ गया था कि पापा पेरेंट्स हमारे करना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है वो करने के लिए।
पर पैसा नहीं मिला, पर समय भी नहीं मिला। फादर आते थे शाम को थके हुए, मैं कहता था कि मेरे स्कूल की बातें करूं उनके साथ, मैं अपने फ्रेंड्स की बातें करूं, टीचर्स की बातें करूं। वो कहते थे बेटा अभी मैं थका हुआ हूं, रात को जब खाना खा के बैठेंगे तब करेंगे। मैं फिर उनसे बात करने की कोशिश करता, वो सो जाते थे। मेरी सारी बातें मेरे अंदर, ना समय मिला ना पैसा मिला। मुझे नहीं पता आपके साथ ये हुआ है नहीं हुआ है, पर ऐसा तो नहीं कभी आज आपके घर में कोई बचपन है जो ऐसा जा रहा हो। फिर मेरी शादी हुई, मुझे लगा जब सब कुछ अपनी वाइफ के लिए सब कुछ अच्छा करूंगा। जब भी वाइफ को लेके गया शॉपिंग के लिए, घर में कभी भी वो साड़ी नहीं आई जो इसको पसंद आई थी, वो आती थी जो मेरी जेब को पसंद आती थी। तो लाइफ में ये कंप्रोमाइज चल रहे थे, और तभी आपकी लाइफ में बिजनेस आ जाता है। और बिजनेस आता है और आप इस बिजनेस को बड़ा करते हैं, और सोचिए अभी आप 11-13% पे हो गए हैं और आपको 8-10 हजार रुपए आने लग गए हैं। आप क्या करते हैं, उस दिन घर पे जाते हैं, बेल बजाते हैं और अपने वाइफ को बोलते हैं कि बच्चों को तैयार करो, आज बाहर खाना खाने जाएंगे। आपके बच्चे दूसरे कमरे से ही सुन लेते हैं कि रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। कितने दिन से कह रहे थे बच्चे, सब तैयार हो जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हो, रेस्टोरेंट में पहुंचते हो, बहुत खुश हो आप, और वहां पे जाते हो तो अंदर हल्की हल्की लाइट चल रही है, हल्का हल्का म्यूजिक है, आपको वेटर लेके जाता है एक टेबल पे, आपको मेन्यू दिया जाता है। आप कहते हैं नहीं सबको मेन्यू दो। बच्चों को बोलते हो कि राइट साइड नहीं देखना है, पैसे वाला साइड, लेफ्ट साइड देख के कुछ भी ऑर्डर करो। बच्चे देख रहे हैं वही पापा हैं क्या, सब अपना अपना ऑर्डर करते हैं बढ़िया सा, फिर लास्ट में स्वीट डिश मंगवाते हैं और कहते हैं नहीं आज खाली एक आइसक्रीम नहीं आएगी, सबके अपने अपने फ्लेवर आएंगे। सब बढ़िया सी आइसक्रीम खा के एक अच्छा सा टिप देते हो, बहुत ही खुश होकर आप घर पे आते हो। आपको लगता है कि आज तो घर में कुछ ज्यादा खुशी है पहले से, आपके बच्चे ज्यादा खुश हैं, आपको लगता है 8-10 हजार एक्स्ट्रा इनकम से इतनी खुशी आ सकती है। इस बिजनेस को और बड़ा करते हो, आप अभी हो गए हो 15% सिल्वर हो गए हो, आपको अभी 40-50 हजार और 20-25 हजार रुपए, आपको 40-50 हजार रुपए आने लगते हैं। एटीएम जाते हो, कड़कड़ाते नोट निकालते हो, और आप मार्केट में जाते हो, आज सबके लिए परिवार में अपने गिफ्ट खरीदते हो। आप लेके आते हो आज अपने फादर के लिए गर्म सूट का कपड़ा, अपनी मदर के लिए गर्म शॉल लेके आते हो, अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेते हो, और उनके लिए वो खिलौने जिनके लिए आप उनको डांटते थे जब वो कहते थे हमें दिला दीजिए, वो पैक करवाते हो, और दुकानदार को कहते हो बड़े प्यार से पैक करना मेरे बच्चों के लिए है। अपनी वाइफ के लिए वो साड़ी जो जिसको देख के वो उस दिन खिड़की पे ठिठक गई थी दुकान की, लेकिन आपने कोहनी मार के आगे ले गए थे, वो सब कुछ पैक करवा के तेज कदमों के साथ, थोड़े से छाती चौड़ी करते हुए घर की बेल बजाते हो। आपकी वाइफ खोलती है दरवाजा और देखती है कि आपके हाथ के अंदर इतने सारे पैकेट्स हैं, वो हैरान हो जाती है, कहती कि आज कोई त्योहार थोड़ी है, क्या ले आए? बोले सबको बुलाओ ड्राइंग रूम में, बैठक में, सब लोग बैठक में आते हैं, सबको उनके गिफ्ट देते हो। आपकी नजर जाती है आपके फादर की तरफ, आपके फादर नीचे मुंह किए हुए हैं और कहते हैं बेटा इसकी क्या जरूरत थी? आपको लगता है जैसे कह रहे हैं बेटा इसकी तो बहुत पहले जरूरत थी। आपकी नजर पड़ती है आपकी मदर के ऊपर, और उसने वो शॉल अपने आंचल में लिया होता है और उस पर हाथ फेर रही है। आपको याद आता है जैसे बचपन में वो आपको अपनी गोद में लिटा के आपके सिर पे हाथ फेरती थी, वही ममता आपको महसूस होती है। आपके बच्चे आते हैं आपके पास, आपके गाल पे किस करते हैं और कहते हैं यू आर द बेस्ट मम्मा पापा इन द वर्ल्ड। आपने शायद ऐसा शब्द अपने बच्चों से कभी भी नहीं सुने थे। आपकी वाइफ पे नजर जाती है तो उसने अपनी छाती के साथ वो साड़ी लगाई होती है, आपको लगता है जैसे आपको गले लगा लिया है। और रात को जब खाने पे सारा परिवार बैठता है तो देखते हो इतना प्यार तो अपने परिवार में आपने कभी नहीं देखा था, और आपको लगता है हाँ ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है शायद इसके कारण ये खुशियां हैं। आप इसमें इसको और बड़ा करते हैं, और अभी आप अपनी पहली गाड़ी की डिलीवरी या आपने बड़ी लग्जरी गाड़ी ली उसकी डिलीवरी लेने जाते हो। आप शोरूम पे पहुंचते हैं, वहां पे मैनेजर वेट कर रहा है, पीछे आपकी गाड़ी तैयार है, आप गाड़ी की चाबी आपको दी जाती है, आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, आपकी वाइफ लेफ्ट पे बैठती है, पीछे आपके बच्चे बैठते हैं, नई गाड़ी की खुशबू लेते हैं, अपने धर्म स्थान पे ले जाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करवाते हैं और आप घर पे लेके आते हैं। और आज हर उस घर के पड़ोसी के घर में आप अपने बच्चे से मिठाई भिजवाते हैं जिसने कहा था बिजनेस नहीं चलता है। और अभी आप प्लैटिनम हो गए हैं, आपके घर में लेटर आता है, फोन आता है कि आप अपने पासपोर्ट जमा करवा दीजिए। आपने शायद पहली बार पासपोर्ट बनवाए हैं, आपके पासपोर्ट जाते हैं, कुछ दिन बाद उन पे वीजा लग के आ जाता है और आप श्रीलंका या किसी ऐसे और कंट्री की ट्रिप के लिए जाते हैं जो फ्री में ट्रिप है। कितने साल अपनी अपलाइन को छोड़ने आए थे, पहली बार है जो आप जा रहे हैं। पूरी डाउनलाइन आपकी एयरपोर्ट पे छोड़ने आई हुई है, आपको बुके दे रही है, आपके साथ फोटो खिंचवा रही है। आप एयरपोर्ट में अंदर जाते हैं, सारा इमिग्रेशन होता है, फ्लाइट में बैठते हैं, फ्लाइट चलने लगती है तो एयर होस्टेस बोलती है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। आपकी वाइफ आपको कहती है अजी ये पेटी कैसे बंधेगी? आप कहते हो भगवान मैं भी तो पहली बार जा रहा हूं, मुझे भी नहीं पता। एयर होस्टेस आती है, आपकी कुर्सी की पेटी बांधती है, फ्लाइट उड़ती है, बढ़िया सा खाना आता है, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, और बातें करते करते आप अपनी वाइफ को कोहनी मारते हुए कहते हैं देख तू कहती थी निकट्टू कहीं नहीं घुमाया, देख तेरे को विदेश लेके जा रहा हूं। आपकी वाइफ भी शायद सपनों में खो जाती है, नींद आ जाती है, फ्लाइट उतरती है, आपकी नींद खुलती है, आप एक बढ़िया से होटल में आपको बढ़िया सी कोचेज लेके जाती हैं। होटल ऐसा जैसा अपनी जिनके बाहर से निकलते थे तो आपको लगता था कभी इनके अंदर जा पाएंगे, आज आपको वहां पे रूम बुक है। 3-4 दिन वहां मस्ती करते हैं उस कंट्री में, खूब से मेमोरीज लेके आप वापस आते हैं और सोचते हैं हर साल अपनी टीम से नए प्लैटिनम बनाएंगे।
और आज 31 अगस्त का दिन है, आप एडीसी में हैं, आपकी 5 लाख क्वालिफाई हो चुकी हैं, छठी लाख के 8,000 पीवी हो चुके हैं, आपकी सारी डाउनलाइन वहां पे खड़ी है, क्रॉस लाइन खड़ी हुई है, उस मैजिकल मोमेंट का वेट कर रही है, आपके पेरेंट्स घर पे वेट कर रहे हैं, आपकी वाइफ आपके साथ खड़ी है, आपके बच्चे हैं बढ़िया से कपड़े डाल के खड़े हुए हैं, और इतने में भाग के आपका छठी लाख में जो प्लेटिनम हो जाता था वो शख्स आता है, कहता है सर मैं प्लेटिनम हो गया, आप डायमंड हो गए हैं। आपके लिए शायद वक्त रुक जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करें, आपकी वाइफ आपका हाथ पकड़ती है, थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, कहती है हमने कर दिखाया, आपके बच्चे आपसे लिपट जाते हैं, कहते पापा आपने कर दिखाया, आप डायमंड हो गए हैं, लोग आपको बधाई देने लग जाते हैं, आपको गोदी में उठा लेते हैं, आपको मालाएं पहना रहे हैं, आप सारे ऑफिस में मिठाई खिलाते हैं, केक कटता है, गाड़ियों का काफिला आपके घर की तरफ चला आ रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डांस हो रहा है, और घर के दरवाजे पे आप देखते हैं आपके पेरेंट्स खड़े हैं और आपका घर पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है, और पेरेंट्स आपकी मदर जो है आरती की थाली लेके खड़ी है जैसे एक विश्व विजेता आज घर पे आया हो। आपको याद आता है वही पेरेंट्स जो कहते थे तुमसे ये नहीं हो पाएगा, और आज आपने कर दिखाया है, आप उनका आशीर्वाद लेते हैं, आज पूरी रात आपको नींद नहीं आती है, और आज वो दिन है जिस दिन एफईडी है, आज आपकी एफईडी है, आप बढ़िया से 3 पीस सूट में, आपकी वाइफ ब्यूटी पार्लर गई हुई है, 2 घंटे बाद तैयार होके आती हैं, आप देखते रह जाते हैं, इतनी सुंदर तो शादी वाले दिन भी नहीं लगी थी, बढ़िया सा लहंगा, आप दोनों पहुंचते हैं ग्रीन रूम में, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपको बधाई देते हैं, इतने में स्टेज से आवाज आती है हेल्प मी टू वेलकम ब्रांड न्यू डायमंड्स। आप फिर से सिरहन हो जाती है, आप स्टेज की तरफ चलने लगते हैं, एक हाथ में अपने वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ है, वाइफ ने दूसरे हाथ से अपना लहंगा संभाला हुआ है, और धीरे धीरे उस स्टेज पे चढ़ते हो, सामने आपकी अपलाइन आपका वेट करती है, आप उनके पांव छूते हैं, वो आपको आपके लिए प्लैग पढ़ते हैं, आपको बुके देते हैं, और फिर आपकी हैंड रेजिंग करते हैं, और पीछे वो रॉकी म्यूजिक बजता है जो कितने सालों से आप सोचते थे ये रॉकी म्यूजिक आपके लिए बजेगा, और आज आपके लिए वो रॉकी म्यूजिक बज रहा है, सामने हजारों लोग आपके लिए चिल्ला रहे हैं, आपकी नजर पड़ती है सामने की रो में, वहां पे कितने साल आप जब सामने स्टेज के ऊपर किसी की सेलिब्रेशन होती थी, यहां आप अपने अपलाइन के साथ और अपनी वाइफ के हैंड रेजिंग करते थे और विजुलाइज करते थे एक दिन आपकी हैंड रेजिंग होगी, और आप देखते हैं सामने की रो में बहुत से कपल्स हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, और वो भी सपना ले रहे हैं कि एक दिन वो भी यहाँ डायमंड बनेंगे, बट आज आपका दिन है, और आप किसी तरह से स्पीच अपना पूरा करते हैं बहुत इमोशनल होके, और सामने नजर पड़ती है आपके पेरेंट्स पे, आपके इन-लॉज पे, आप उनको स्टेज पे बुलाते हैं, और अपने फादर को आप बोलते हैं, आप कहते थे तुमसे ये ना हो पाएगा, देखो आज हमने कर दिखाया, आज देखो आपके बेटे आपके बहू के लिए, अपने इन-लॉज को कहते हैं देखिए आज दुनिया आपके नाम के हमारे लिए तालियां बजा रही हैं, आपके फादर को माइक हाथ में देते हैं, आपके फादर को बोलते हैं कि आप कुछ बोलिए, बट आपके फादर भी इमोशनल हो जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते, और बड़ी मुश्किल से बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर इन लॉ, और शायद खाली यही शब्द सुनने के लिए आप डायमंड जाना चाह रहे थे। आंखें खोलो दोस्त, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। आपको पता है कि हमारी टीम में बहुत से लोग हैं जो डायमंड जाना चाह रहे हैं, आप भी डायमंड जाना चाह रहे हैं। हमारी टीम में एक कपल है, वो एमरल्ड चला गया और उसके बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, मैं हमेशा याद करता हूं उस कपल को, और वो चाह रहे थे हम डायमंड जाएं, वो जो लेडी है उसका भाई नहीं है, बट वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गए और थोड़ा स्लो करने लगे इस बिजनेस को। उसके फादर का सपना था कि मेरी बेटी डायमंड जाएगी और मैं सामने बैठ के देखूंगा और मुझे लगेगा मेरा बेटा है, बट पीछे क्या उसके इन-लॉज भी एक्सपायर हो गए, उसके फादर भी एक्सपायर हो गए, और आज उनको गिल्ट फील होता है कि आज वो जब भी डायमंड तो जाएंगे, बट डायमंड जाएंगे उनके फादर सामने नहीं बैठे होंगे जो देखेंगे उसकी हैंड रेजिंग। आज वो रोती हुई याद कर करके दोस्त, ईश्वर करे आपके पेरेंट्स को बहुत लंबी उम्र मिले। अरे अपने बच्चों को देखो यार, कितने सालों से ज्यादा उनको रात को घर में बंद करके आते हो और उनको बोलते हो हर साल हम डायमंड जा रहे हैं, डायमंड जा रहे हैं। वो छोटे से थे, आज बड़े हो गए हैं, आप पे शायद विश्वास करना बंद कर दिया कि आप डायमंड कब जाओगे। वो वेट करते रहते हैं, छोटे से बड़े हो गए, उनका क्या कसूर है वो जो रातों को वेट करते हैं घर पे आपका। इस बिजनेस को बिल्ड करो, बड़ा करो दोस्त, आपकी अपलाइन आपकी डाउनलाइन वेट कर रही है, पूरा इंडिया आपका वेट कर रहा है। जैसा आपको प्लान ज्यादा दिखाने हैं, आप अगर अभी तक डायमंड नहीं गए, वो लोग नहीं आए हैं जो आपको डायमंड लेके जाएंगे। ज्यादा प्लान दिखाने से होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत करते हो, आज के बाद स्टॉप क्वेश्चनिंग, स्टार्ट वर्किंग एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, लव यू।